गुड मॉर्निंग फ्रेंड। किताबों की दुनिया में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे आपके जीत, जिसे लिखा है जिग जिगलर साहब ने। आइए शुरू करते हैं भाग दो जीत की तैयारी। इसका टाइटल है सोच से कहीं ज्यादा कर सकते हैं आप अपनी सोच को कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, ये आपके अनुभव से तय होता है। खुद को जीत के लिए तैयार करना सफलता हासिल करने के लिए बेहद अहम होता है। मैंने एक बार सुना था कि किसी भी स्तर की उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयारी किसी बुनियादी की तरह काम करती है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत भी हूँ। चाहे आप किसी एथलेटिक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी कर रहे हों, किसी महत्वपूर्ण भाषण की, किसी बिक्री कॉल की या किसी कैंपिंग ट्रिप की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप खुद को जितना ज्यादा तैयार करते हैं उतने ही ज्यादा शानदार परिणाम भी मिलते हैं। महान टीम सेंड्री ने कहा था, अगर आप तैयारी के साथ हैं तो आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं और तब आप काम कर सकते हैं। ये सच है। योजना और तैयारी आपको जरूरी आत्मविश्वास प्रदान करती है और साथ ही साथ जीत की अपेक्षा करने का अधिकार भी। तैयारी के मायने क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको टूल्स, कौशल, ज्ञान और मानसिकता के मोर्चे पर खुद को हर तरह से लैस कर लेना होगा, क्योंकि जिस योजना पर काम कर आप परिणाम हासिल करना चाहेंगे उसके लिए ये सब जरूरी होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस पुस्तक का पहला भाग पढ़ने के बाद अपने ऊंचे ऊंचे लक्ष्य अपने लिए बना रखे होंगे। मैं जानता हूं कि लक्ष्य पूरा करने से आप अपनी सोच को सफलतापूर्वक हकीकत में बदल पाएंगे। लेकिन तब क्या, अगर आपका नजरिया तो हो जेट पायलट बनने की, लेकिन आपको जहाज उड़ाना आता ही ना हो। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, जेट पायलट बनने के लिए आपको काफी तैयारियों की जरूरत होती है और खुद को तमाम तरीके से तैयार करना पड़ता है। तब जाकर कहीं आप अपनी सोच को हकीकत में बदलने की सोच भी सकते हैं। इसलिए जबकि हम जीत की प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी तैयार सबका जिक्र करूं, आपको ये समझना है कि तैयारी से आज से टूल्स, कौशल, ज्ञान और मानसिकता से है, जिसके जरिए आपको अपनी योजनाओं को हकीकत में बदलना है। मेरी पसंदीदा कहानियों में से फ्ली, परजीवी ट्रेनिंग से जुड़ी कहानी शामिल है। मैं इसे जहां एक बार फिर बताने व सुनने जा रहा हूं, क्योंकि ये सबसे सटीक उदाहरण है कि किस तरह आपका अनुभव आपको सीमित कर देता है, जबकि आप उससे कहीं ज्यादा हासिल करने के हकदार होते हैं। अगर आप मुट्ठी भर परजीवी को एक बर्तन में रख दें और उस पर ढक्कन लगा दें, तो वे परजीवी ऊपर तक आ जाएंगे और बर्तन बर्तन के ढक्कन पर जोर जोर से ठोकर मारेंगे। वे जल्दी ही माहौल के लिहाज से खुद को ढाल लेते हैं और उतना ही ऊपर उछलते हैं ताकि ढक्कन से ना टकराना पड़े। एक बार जब वे अपनी उछलने की ताकत को सेट कर लेते हैं, तब आप बर्तन के ऊपर से ढक्कन हटा दीजिए और आप पाएंगे कि ये परजीवी उस बर्तन में ही कूद रहे हैं और बाहर नहीं आ रहे हैं। उन जीवों ने खुद को उतना ही उछलने के लिए तैयार रखा होता है कि वे बाहर ना जा गिरे। ये परजीवी वास्तव में अपने अनुभव के गुलाम बन जाते हैं और खुद को मर्तबान के अंदर ही सीमित कर डालते हैं। यद्यपि बर्तन का ढक्कन हटा हुआ है, लोग भी अपने साथ कुछ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अनुभव में वे सोच विकसित कर देते हैं, जितना अनुभव है उतना ही करो और उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। वे अपनी अपेक्षाएं खुद से ही निर्धारित कर लेते हैं और उसी के अनुसार अपेक्षा भी करते हैं, जो कि उसकी क्षमता के मुकाबले काफी कम होती है। मेरा विश्वास है आप में क्षमता भी है और आप उस लक्ष्य से कहीं आगे की चीज हासिल कर सकते हैं जो अपने वर्तमान में अपने लिए तय कर रखी है। मेरा यह विश्वास इसलिए है क्योंकि इतिहास ऐसे लोगों की दास्तानों से भरा पड़ा है जिन्होंने कुछ कर दिखाया है। अगर आप महान लोगों की जीवनी पढ़ेंगे, आप आमतौर पर उन्हें औसत परिवार से ही पाएंगे, जो औसत जीवन जीते हैं, औसत चीजें ही करते हैं। फिर उन लोगों के पास थोड़ा बहुत अनुभव हुआ या कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसकी वजह से उन्हें ऐसी स्थिति मिल गई जिसमें वे ज्यादा से ज्यादा कर सकें और जो उनके अनुभव से कहीं आगे की उपलब्धि थी। या संभवतः वे अपनी जिंदगी से ऊब गए और बीमार पड़ गए और अंततः उन्होंने बस बहुत हो गया। इसके बाद वे अपने हर कदम में अनुभव या अवसर के आधार पर प्रतिक्रिया देने लगे
और विकसित होने की चुनौती को स्वीकार करने लगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर को द्वितीय विश्व युद्ध से पहले शायद ही कोई जानता था। वे कभी भी हाई रैंक ऑफिसर में नहीं गिने गए, लेकिन उनके अंदर एक लगन थी और वे चाहते थे कि डेस्क की नौकरी छोड़कर अपनी लड़ाई खुद लड़ें। फिलीपींस में वे महज एक स्टाफ थे। जनरल डगलस मैक आर्थर की टीम में थे और संभवतः ये सोचते भी थे कि वे उसी तरीके से अपनी भूमिका में आगे बढ़ते रहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वही चीज वे सबसे बेहतर कर सकते थे। युद्ध की स्थितियां बदली कि इनका शानदार संगठनात्मक कौशल सामने आने लगा और इस तरह वे यूरोप में सहयोगी सेनाओं के सुप्रीम कमांडर बना दिए गए। युद्ध के बाद उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया गया। आइजनहावर ने कहा था, मैंने इसे वाहियात माना था कि मेरा नाम राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल किया जाए। इस कहानी में मजे की बात यह है कि आइजनहावर के साथ एक भी ऐसी बड़ी चीज नहीं जुड़ी थी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उस खास मकसद के कारण उनके जीवन की दिशा बदल गई। हर छोटा कदम, हर छोटी प्रोन्नति, उनके सैन्य जीवन के हर नई दिशा ने उन्हें घटनाओं के चरम बिंदु पर पहुंचाया, जो अंततः उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता में तब्दील हुई। नई चुनौती को स्वीकार करने की उनकी इच्छा, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ड्वाइट आइजनहावर को इनकी किस्मत की तरफ लेती गई। क्या आप जोखिम उठाने के इच्छुक हैं? लोगों के अपने चरम क्षमता तक ना पहुंच पाने के पीछे एक बड़ा कारण किसी भी मामले में जोखिम उठाने की अनिच्छा भी होती है। वे खोने, विफल होने या चोटिल होने से भयभीत होते हैं और महज इतना ही चाहते हैं कि बस उतना ही करें जिससे वे सुरक्षित स्थिति में बने रह सकें। वे यथास्थिति बनाए रखने में विश्वास करते हैं और कुछ भी ऐसा करने से बचना चाहते हैं जिससे उनके औसत दर्जे की अपेक्षाओं से जीवन में उथल पुथल मच जाए। अब मैं ये नहीं चाहता कि आप ये सोचें कि मैं ऐसे लोगों का मजाक उड़ा रहा हूँ जिनकी अपेक्षाएं औसत स्तर की होती हैं। ज्यादातर लोग खुद को लेकर औसत अपेक्षाएं रखते हैं और ये प्राकृतिक रूप से उनमें होती है। उनका अनुभव उन्हें इस तरह से ढालता है कि वे मानने लगते हैं कि औसत रहकर जितना मिल रहा है वो अच्छा है, इसलिए उनकी अपेक्षाएं उनके अनुभव से मेल खाती दिखती हैं। मेरा कहना है, अनुभव एक बड़ा शिक्षक हो सकता है, लेकिन हमें कभी भी अपने अनुभव को हमारी क्षमताओं पर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हर मनुष्य किसी न किसी उद्देश्य को लेकर बनाया गया है और उस पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो न केवल उस उद्देश्य को तलाशे बल्कि उसे पूरा भी करे। मेरा यह मतलब नहीं कि हर शख्स को किस्मत में रईस और प्रसिद्ध होना लिखा है, लेकिन हर इंसान की किस्मत में लिखा होता है कि वह दूसरों से जीवन में अलग अपने दुनिया में सकारात्मक अंतर पैदा करे। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में यह हर चीज हो सकती है जो आप चाहते हैं, और अगर आप दूसरों को उनकी इच्छित चीजें दिलाने में मदद करते हैं तो आपको अपनी इच्छित चीज जरूर हासिल होगी। जॉन ऑफ आर्क की कही बात बहुत बेहद पसंद है, जिन्होंने कहा था, मैं भयभीत न हूं, मैं यही साबित करने के लिए पैदा हूं। अगर आप भी ऐसा मानते हैं जैसा कि मेरा मानना है, अगर जीतने के लिए पैदा हुए हैं तो आप निश्चित रूप से अपने डर को पहचानेंगे और उसका सामना करेंगे। अपने डर का लगातार सामना करें और तब तक करते रहें जब तक कि आपके डरने लायक कुछ न रह जाए। जोखिम उठाना, आपको अपना उद्देश्य तलाशने और उस पर काम करने के लिए जोखिम उठाना होगा। जोखिम उठाने से आशा क्या है और आप जोखिम उठाने के डर को कैसे दूर कर पाएंगे? पहला, आइए इस पर विचार करते हैं कि आप जोखिम उठाने से डरते क्यों हैं। ज्यादातर लोग भयक्रांत हो जाते हैं क्योंकि पूर्व में कभी न कभी जोखिम उठाते हुए चोट खाए हुए होते हैं। यही कारण है कि हम जो सोचते और करते हैं या इच्छा जताते हैं, निर्णय लेने की उस प्रक्रिया में हमारा अनुभव सबसे बड़ा सलाहकार होता है। इसे ठीक करने का तरीका यह हो सकता है कि हम अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में विचार करें और स्वयं से कहें कि बीते कल का अनुभव वास्तविक संपत्ति का समान है जिसका प्रयोग हम आज के फायदे के रूप में उठा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम जोखिम उठाना बंद कर दें, ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम गलतियां ना दोहराएं और वह काम ना करें जिसका फायदा ना हो। दोनों में काफी बड़ा अंतर है। सकारात्मक और नकारात्मक विकल्प। अब हम जोखिम उठाने के सिलसिले में असल मुद्दों पर आते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, जोखिम उठाना समस्या नहीं है,
बल्कि खराब निर्णय ले लेने की हमारी प्रवृत्ति हम पर हावी हो जाती है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप बहुत से लोगों को जानते होंगे जो लगातार खराब विकल्प चुनते हैं, खराब निर्णय लेने के लिए वे कुख्यात होते हैं और एक स्पाइरल की तरह से वे उस अंतहीन प्रक्रिया में फंस कर रह जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जब हम खराब निर्णय लेते हैं तब हमारे हालात बदतर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे विकल्प अत्यधिक सीमित हो जाते हैं। अतः खराब विकल्प चुनने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जब हम अच्छा विकल्प चुनते हैं तो हमारे हालात सुधरने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे हालात सुधरने लगते हैं, हमारे पास बेहतर अवसर आने लगते हैं और बेहतर अवसर हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, हर चीज को बेहतर बनाने में जुट जाते हैं। एक बार जब हम कुछ निश्चित प्रकार के विकल्प चुनना शुरू करते हैं तो भविष्य में लगभग समान प्रकृति के विकल्पों को चुनने की समझदारी हमें विकसित हो जाती है और इस तरह हम खुद ही अपनी इच्छा अच्छी किस्मत तय करनी शुरू कर देते हैं। हर बार हम विकल्प चुनते हैं या यह या तो सकारात्मक होती है या नकारात्मक। उदाहरण के लिए आपके पास ये विकल्प है कि आप चाहें तो सिगरेट पी सकते हैं या इससे इनकार कर सकते हैं। अगर आप सिगरेट ना पीने का विकल्प चुनते हैं तो ये एक सकारात्मक विकल्प है। सकारात्मक विकल्प चुनकर आप तत्काल बेहतर स्वास्थ्य और लंबे जीवन की तह खोल देते हैं। आप खुद बेहतर महसूस करेंगे और काफी पैसा भी बचा सकेंगे। सिगरेट से दूर रहने के सकारात्मक विकल्प के बाद जो इससे जुड़े विकल्प आपके पास आएंगे वे और भी ज्यादा सकारात्मक प्रकृति के होंगे। हम और ज्यादा सक्रिय होना चुनेंगे और हम रेस्तरां के उस हिस्से में बैठना ज्यादा उचित समझेंगे जहां स्वच्छ हवा आती होगी। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए कि आपने सिगरेट पीने का विकल्प चुना तो आपको विकल्प भी उसी तरह नकारात्मक राह पर बढ़ जाएंगे। फिर आपके पास फिल्टर या फिल्टर रहित सिगरेट का विकल्प आएगा। क्या आप खुले में सिगरेट पीना पसंद करेंगे या छिपकर? सिगरेट की बदबू दूर करने के लिए किस ब्रांड का कोलोन और ब्रेथ फ्रेशनर आप खरीदेंगे? क्या आप कोमो और रेडिएशन का विकल्प चुनने अथवा सर्जरी का या दोनों का? आखिरी विकल्प आपके पास ताबूत चुनने का होगा। क्या आप धातु का ताबूत चुनना पसंद करेंगे या लकड़ी का? जी हाँ, किसी न किसी को यह विकल्प भी आपको सुझाना ही होगा। अगर आपके अंदर आपकी सोच से ज्यादा प्रयास करने को लेकर डर बैठा हुआ है तो यह आपके साथ जुड़ी हुई एक समस्या है। इनके संदर्भ में मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। क्या आप लक्ष्य निर्धारित करने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे? क्या ऐसा है कि कोई नया प्रण या वादा करने से आप हिचकते हैं? मैं पक्के तौर पर यह मानता हूं कि हम सबको अपने लक्ष्य और वादे लिखित में अपने पास रखने चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसा करने से कतराते हैं। अपने लक्ष्य कागज पर ना लिखकर लोग मानते हैं कि विफलता को लेकर उनके अंदर तार्किक स्पष्टीकरण पहले से ही तैयार रहता है। वे कह सकते हैं कि वास्तव में वे विफल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लक्ष्य बनाया ही नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं कि लक्ष्य को लेकर आपका रवैया इस तरह का नहीं होगा। अगर ऐसा है भी तो यह भावनात्मक रूप से सुरक्षित होगा और यह आपके जोखिम मोल ना लेने के रवैये के रूप में ज्यादा प्रकट होगा। हालांकि यह साथ ही साथ एक गारंटी भी है कि आप कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता के छोटे से हिस्से को भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जोखिम लेने से इनकार करते हुए सुरक्षित तरीके से काम करना एक चतुर विकल्प नजर आ सकता है। हालांकि मैं वहां एक बात करना चाहूंगा कि जहाजों को बंदरगाह पर रहना और हवाई जहाजों को जमीन पर रहना ज्यादा सुरक्षित माना जाएगा, लेकिन समुद्र में ना जाने या हवा में ना उड़ने से उन्हें खराब मौसम को चुनौती और अप्रत्याशित हालात की चुनौतियों के बारे में पता ही नहीं चलेगा। बंदरगाह पर खड़े जहाज और एयरपोर्ट पर बेकार खड़े हवाई जहाजों में जंग जल्दी लग जाता है और उनके पुर्जे जल्दी खराब होने लगते हैं। हाँ, लक्ष्य निर्धारित करने में खतरा तो है, लेकिन जोखिम तब ज्यादा होता है जब आप लक्ष्य नहीं करते। इसका कारण बहुत सामान्य सा है। जैसे जहाजों को समुद्र का सीना चीर कर आगे बढ़ने के लिए बनाया जाता है और हवाई जहाजों को स्वर्ग में उड़ने के लिए तैयार किया जाता है, उसी तरह इंसान को भी किसी उद्देश्य के मद्देनजर तैयार किया जाता है। यह उद्देश्य यही होता है कि मानवीय रूप से जो कुछ भी संभव है वे आपके माध्यम से पूरा हो और इस तरह आप मानवता के लिए अपना अमूल्य योगदान दे पाएं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, हारने के मलाल से कहीं ज्यादा जरूरी है खेलना। खेल को सीखने का यही एकमात्र रास्ता है। एप्पल के पूर्व अध्यक्ष जॉन स्कली ने कहा था, जो लोग जोखिम उठाते हैं
उन्हीं से लोग हारते भी हैं। कहने का आशय ये है, सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम ना उठाना, और ऐसा करके आप अपने जीवन को औसत दर्जे का बनाने के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप जोखिम लेते हैं और विफल भी हो जाते हैं, तो उस प्रक्रिया में आपने जो कुछ भी सीखा होता है वो भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में बतौर अनुभव काम आता है। अपने मित्र और सहयोगियों का चयन सावधानी से करें। अंततः हमारी क्षमताओं को सीमित करने और हमें हमारे बेहतर होने से रोकने वाला अहम कारक होता है दूसरे लोगों की राय। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया में ढेर सारे नकारात्मक विचार वाले लोग मौजूद हैं जो कि सफल नहीं है, और वे नहीं चाहते कि कोई भी सफल होने पाए। आपके जीवन में भी ऐसे मौका कभी न कभी आया होगा जब आपने अपने ख्वाब की चर्चा किसी न किसी से की होगी, और बदले में वे भेड़िए के झुंड में तब्दील हो गए होंगे और खूब मजाक बनाया होगा। आपके ख्वाब को सुनने के बाद उन सिर्फ चिंतकों ने तर्क देने शुरू किए होंगे कि उसे हासिल कर पाना क्यों नामुमकिन होगा, और इसके लिए जिम्मेदार समस्त कारणों और बाधाओं की सूची तैयार कर देंगे जो आपके रास्ते में आने वाली होंगी। दुखद है कि ऐसे परिवार भी हैं जो पूरी तन्मयता से इस तरह का व्यवहार करते हैं। अभिभावक, भाई व बहनें अपने बच्चों और भाई बहनों को उन सब चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें लेकर उन्हें विश्वास है कि वे खुद नहीं कर पाएंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लोगों की महज सलाह या सहयोग ही आपकी विफलता की गारंटी बन जाती है। वे ये कहते सुने जाएंगे, आप में ये काबिलियत नहीं कि आप जो सोच रहे हैं उसे हासिल कर सके। आप खुद को क्या समझते हैं जो इस तरह का ख्वाब देख रहे हैं? अगर आपके जीवन में ऐसे लोग मौजूद हैं तो मेरी सलाह है कि उनसे अपने लक्ष्य को लेकर कोई भी बात साझा ना करें। आप निश्चित रूप से वो नहीं जानना चाहेंगे जिसे मैं स्नॉब कहता हूँ। एक स्नॉब व्यक्ति होता है दूसरे लोगों की नकारात्मक राय से सशंकित और प्रभावित होने वाला व्यक्ति, susceptible to the negative influence of other people। एक स्निप व्यक्ति लोगों की खुशामद करता नजर आता है बजाय कि जिंदगी को पूरी क्षमता से जीने के। दूसरे शब्दों में, एक स्नैप व्यक्ति दूसरे लोगों की सलाह पर चलता है और अपनी सफलता की संभावना को सीमित कर लेता है। जब हम अपनी जीत की तैयारी के विषय में बात करते हैं तो तैयारी का बड़ा हिस्सा हमारे आसपास मौजूद लोगों का अहम योगदान होता है जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। जहां एक और यह सही है कि हमारे चारों ओर नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग मौजूद हैं जो हमें विफल होने के लिए प्रोत्साहित करने का कोई मौका नहीं चूकते, वहीं ऐसे लोग भी मौजूद रहते हैं जो आपको सफल होने में मदद करते हैं। हौसला बढ़ाने वाले वे लोग होते हैं जो खुद सफल रह चुके होते हैं। ऐसे लोग हमेशा ऊंचाई की ओर देखते हैं और आगे बढ़कर जोखिम उठाते हैं और उन चीजों को भी हासिल करते हैं जिन्हें कभी उन्होंने असंभव समझा होता है। हौसला बढ़ाने वाले लोग ऐसे होते हैं जिनमें आप अपनी सोच और निर्धारित किया हुआ लक्ष्य साझा कर सकते हैं। हौसला बढ़ाने वाले लोग ऐसे होते हैं जिससे आप अपनी सोच और निर्धारित किया हुआ लक्ष्य साझा कर सकते हैं और वे वास्तव में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मेरी छोटी बेटी जूली जिगलर नॉर्मन है। वो उन महान प्रेरकों में शामिल है जिन्हें मैं जानता हूं कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं वह मेरी बेटी है। जूली मेरी कई किताबों को संपादक भी है और पिछले कई वर्षों से वह मेरे साथ ही सफर करती है, और जब मैं मंच पर साक्षात्कार के माध्यम से जनता से बात करना चाहता हूं तब वो मुझे वहां सवाल पूछती है। जूली और उसके पति जिम को 15 साल पहले शादी को लेकर गंभीर हालत से गुजरना पड़ा था, और एक दौर तो वो भी था जब उनकी शादी टूटने के कगार पर पहुंच गई थी। वे काउंसलिंग के लिए तैयार हुए और उन्होंने अपने रिश्ते में गर्माहट लाने और अपने संबंध को बरकरार रखने की जीतोड़ कोशिश की। अंततः वे सफल रहे और वर्ष 2011 में उन्होंने अपनी शादी की 28वीं सालगिरह मनाई। उनके 4 बच्चे हैं और 12 पोते पोतियां उनकी सफलता के लाभार्थी हैं। जूली और जिम दोनों का मानना है कि खराब शादियां भी बचाई जा सकती हैं अगर दंपति वास्तव में इसके इच्छुक हो और अगर वाकई वे सफल होने के लिए काम करें। अलगाव के दौर में जूली ने मुझे बताया कि उसे अपने दोस्तों से उतनी प्रेरणा नहीं मिली जितनी कि उन्होंने अपेक्षा की थी। उनमें से बहुतों की शादी टूटने में ज्यादा खुशी नजर आ रही थी और वह जूली को लगातार उकसाने लगी कि वो तलाक ले ले और कोई और पति तलाशे। किस्मत अच्छी थी कि जूली ने उन सलाहों पर कदम नहीं उठाया। जूली की एक दोस्त है जो शादी की कठिनाइयों को समझती थी।
उसने जूली को समस्याओं को हल कर शादी बचाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने और जिम ने खुले मन से लोगों से अपनी समस्या साझा की ताकि वे बेहतर से बेहतर विकल्प के बारे में जान सके जो उन्हें तलाक से बचाने में उनकी मदद कर सके। जूली ने बताया कि उसके सभी शादीशुदा दोस्तों जिन्हें शादी को संभालने में दिक्कत पेश आई थी ने शादी ना तोड़ने की सलाह दी थी और उनकी जान पहचान के लोगों के बीच ऐसी सलाह देने वाले वह एकमात्र शख्स थी। यह एक दुखद सच्चाई है कि जो दंपति शादी में कठिनाई महसूस करते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग यही सलाह देते हैं कि वे अलग हो जाएं, बजाय उन्हें रिश्ते को बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के। ऐसे लोगों को अपने आसपास रखें जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प सुझा सकें और आप जिनसे वाकई स्नेह से जुड़ सकें। और अब आगे बढ़ें। आपकी जिंदगी के खजाने में आपकी सोच और कल्पना कहीं ज्यादा मौजूद होती है। मेरा वादा है कि वह एक सच्चाई है। आपको पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए आपको लक्ष्य निर्धारित करना होता है जो आपको खींच ले आए। आपको जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटना है। आपको अवसरों को पहचान करनी है और उन्हें हासिल करने के लिए जरूरी साहस जुटाना है। आपको बेहतर विकल्प चुनने हैं जो आपको बेहतर परिणाम की ओर ले जा सके। अंततः आपको नकारात्मक सोच या प्रवृत्ति वाले लोगों से बचना है और अपने आसपास सकारात्मक एवं सफल लोगों का एकत्र करना है जो आपको आपके सपनों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अध्याय 6, इसका टाइटल है ज्ञान से आपको मिलेगी ताकत। सफलता एक बेहद सरल सा तथ्य यह है कि इसे हासिल करने के लिए हमें सकारात्मक और खुद की अंततः प्रेरणा जरूरी होती है। अंततः प्रेरणा इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको रास्ते की समस्त कठिनाइयों और संघर्षों से पार पाने में मदद करती है। जब निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि आपके सफर के दौरान किसी भी मोड़ पर अप्रत्याशित और बड़े झटके लग सकते हैं। ज्यादातर समय ये अप्रत्याशित हालात कुछ इस कदर हतोत्साहित करने वाले साबित होते हैं कि इंसान अपने लक्ष्य या सोच से हट जाता है। अपनी एक किताब एम्ब्रेस द स्ट्रगल में मैंने कहा है, जीवन को जमींदोज कर दिया जाना हमारे वश में नहीं है, लेकिन उठना और आगे बढ़ते रहना हमेशा एक विकल्प के तौर पर मौजूद रहता है। यही वो जगह है जहां ज्ञान की भूमिका शुरू होती है। व्यवहारिक ज्ञान से आपको बीते दिन की चुनौतियों को देखने की ताकत मिलती है। यही कारण है कि आपको अपने मन मस्तिष्क को अच्छे, साफ सुथरे, शुद्ध, ताकतवर और सकारात्मक विचारों से लबरेज करना होता है। सकारात्मक रवैये से सफलता और विफलता के बीच अंतर पैदा किया जा सकता है। क्यों? ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सकारात्मक रवैया और खुद की प्रेरणा आपको अपने काम के प्रति उत्साहित बनाए रखती है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह काम दिन प्रतिदिन कितना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलवाइए जो कि अपने काम को लेकर उत्साहित ना हो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह दब कर रह जाने वाला है। ज्ञान किस तरह से उत्साहवर्धक है। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सी चीज आपको उत्साह मिला देती है? मैं जानता हूं संभवतः किसी के द्वारा बड़ा उपहार या जब एक बड़ा उछाल मिलने के से आप उत्साहित होते हैं। आप उस काम को करने के बारे में सोचकर भी उत्साहित होते हैं जिससे आप और अधिक सफल होने की संभावना रखते हैं। संभवतः आप तब उत्साह से भर उठते हैं जब आपकी टीम की एक बड़ी जीत मिलती है या किसी बड़े सौदे में आपको सफलता मिलती है। हो सकता है आप तब उत्साहित होते हो जब आप कोई नया अवसर देखते हैं जिससे लाभ लेने की बड़ी स्थिति में आप खुद को पाते हैं। मुझे याद है मैं तब कितना उत्साहित था जब मुझे रेड हेड से शादी करने का मौका मिला था। यह 65 साल पहले की बात है और यह संभवतः मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। मेरा मानना है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि किस तरह नए अवसर की पहचान उत्साह के जनक के रूप में काम करती है और ये आशावाद और भविष्य के प्रति निश्चिंत बने रहने का सबसे बढ़िया तरीका है। अब सवाल उठता है कि आप नई संभावनाओं को कैसे पहचान करेंगे कि वे आपके लिए अच्छी हैं और कैसे इसे चुनने में अपनी क्षमता विकसित करेंगे। अवसर के साथ एक मजेदार चीज ये जुड़ी है कि हर दिन हम सबके सामने रहता है, लेकिन अगर हम सतर्क नहीं हैं तो ये हमसे बच निकलेगा। ज्यादातर लोगों के लिए अवसरों को देख पाना कठिन होता है। ज्ञान का उचित प्रयोग ही वो चाबी है जिससे आपकी आंखें खुल सकती हैं और तभी सामने मौजूद अवसर को आप पहचान पाएंगे। किसी विषय को लेकर अपने पास ज्यादा ज्ञान नई संभावनाओं को रोजाना के अनुभव में समाहित अवसर की पहचान करने के लिए आपको अच्छी तरह लैस कर पाएगा। ये सच है क्योंकि मनुष्य का दिमाग
सूचनाओं को उड़ा देने की क्षमता से लैस है करके डिजाइन किया गया है, और ये आजीवन अवचेतन तौर पर एक दूसरे से ना जुड़ने वाला तथ्यों से भी उन्हें जोड़ता हुआ दिखता है। अगर रोजाना के आधार पर आप नई चीज नहीं सीख रहे हैं तो आपके दिमाग को नए अवसरों के संबंध स्थापित करने में कठिनाई पेश आएगी। ये एक आधारभूत तथ्य है कि जीवन का हर चीज जिसके बारे में आप बेहद कम जानते हैं उसे लेकर सकारात्मक और जुनूनी होना बेहद कठिन है। यही कारण है कि मैं पूर्व में बता चुका हूं, यह सामान्य तौर पर सच्चाई है कि जिन चीजों को लेकर लोग आत्मविश्वासी नहीं हो पाते उन मामलों में चीजों को वो हमेशा नीचा साबित करना चाहते हैं। हालांकि सबसे खराब बात तब होती है जबकि आप खुद को किसी विषय में पारंगत मानते हैं जबकि वास्तव में आप होते नहीं। ऐसा रवैया आपको किसी ऐसे हालात में पहुंचा सकता है जहां आपको वाकई गंभीर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाए। आइए इनसे मुकाबला करते हैं। अगर आप किसी चीज विशेष के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं तो ऐसी संभावना है कि आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं होगी और बदले में आप उत्साहित भी नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप नहीं समझेंगे कि एक स्मार्टफोन आपके लिए क्या कर सकता है, तो ये काम कैसे करता है, तब तक वही संभावना रहेगी कि आप अपने कार्य प्रणाली सीखने में अपना समय और ऊर्जा नहीं खर्च करेंगे। हालांकि जब आप समझ जाएंगे कि एक स्मार्टफोन दूसरों से बातचीत का स्तर सुधार सकता है, आपको ज्यादा संगठित और ज्यादा उत्पादक बना सकता है और आपके लिए ज्यादा ताकतवर सूचनाएं एक क्षण में आपके सामने ला सकता है, तो आपके मन में उस स्मार्टफोन को लेकर बातें चलनी शुरू हो जाएंगी और आप अपने स्तर से ही उसमें दिलचस्पी लेने लगेंगे। जब आपकी स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के फायदों का पता चलेगा तब आपके अंदर इसे सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से चलाने और इसके फायदे से ज्यादा दोहन की बात मन में बढ़ने लगेगी। नया ज्ञान फिर एक तरह से प्रेरणादायक कारक बन जाएगा जो स्मार्टफोन की कार्य प्रणाली सीखने के लिए आपको प्रेरित करेगा। हालांकि जब आप ये समझ जाएंगे कि एक स्मार्टफोन दूसरों से संवाद के आपके स्तर को सुधारेगा, आपको व्यवस्थित और अधिक उत्पादक बनाने में सहायक होगा, जिसके एक झटके में आपके लिए सशक्त सूचनाओं के द्वार खुल जाते हैं। इस प्रकार आपके मन में स्मार्टफोन की छवि और बेहतर बन जाती है और ये निजी रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के फायदों को समझ लेते हैं तो आप इसके और बेहतर इस्तेमाल को सीखने के लिए ललायत होते हैं। इस तरह स्मार्टफोन के प्रयोग को लेकर नया ज्ञान आपको सीखने के लिए प्रेरणादायक कारक बन जाता है। आपको नए अवसर की अच्छी पहचान करने वाला बनाने के लिए ज्ञान का प्रकार कोई मुद्दा नहीं है। असल मायने रखता है कि आपने नया ज्ञान हासिल करने को स्वीकार किया और इसे अपने जीवन पर्यंत अभ्यास में शामिल किया। विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पॉल जेन पिल्जर ने उचित ही कहा है, खुशहाली उनके हिस्से जल्दी आती है जिनमें सीखने की प्रवृत्ति तेज होती है। ये भी भली बात भी हम लोग समझते हैं कि बार बार दोहराना सीखने की प्रक्रिया को माँ के समान माना जाता है। मैंने अपना नियम बनाया है, हर दिन मैं कोई न कोई नई चीज लगातार सीखूंगा। मैं हमेशा से गहन अध्ययन करने वाला शख्स रहा हूँ। तथ्यात्मक रूप से मैं यह कह सकता हूँ कि जीवन में ज्यादातर मैंने रोजाना 3 घंटे पढ़ने में बिताए हैं। हर दिन मैं अखबार तो पढ़ता ही हूँ, साथ ही बाइबल भी पढ़ता हूँ। इस तरह मैं जानता हूँ कि दोनों हिस्से किस तरह अहम है। मैं महान लेखकों की किताबें भी पढ़ता हूँ, जानकारी परक मैगजीन और तमाम विशेषज्ञ प्रकाशकों की किताबों का अध्ययन करता हूँ। इन सब का नियमित अध्ययन ही मेरे पास मौजूद ज्ञान का कारण है। जैसा कि आप संभवतः जानते हैं, मेरा मानना है कि आप जो हैं वह हैं और जहां आप हैं वहां अपनी मन स्थिति के कारण पहुंचे हैं। जैसा कि मैं उल्लेख कर चुका हूं, मैं भी ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी का सशक्त समर्थक रहा हूं। सफर के दौरान सकारात्मक व सूचनापरक कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को सुनकर आप इतना ज्ञान बटोर सकते हैं जो शायद किसी और तरीके से संभव ना हो। फास्ट बैप्टिस्ट चर्च ग्रैंड कैमेन के पादरी थाबती अनाबिले ने कहा था, समय का सदुपयोग जरूरी है क्योंकि समय ही वो सामग्री है जिससे मिलकर दिन बनते हैं। मैं आपको उन हजारों चिट्ठियों के बारे में बता चुका हूं जो पूरी दुनिया से लोगों ने मुझे उनकी मदद करने के बदले शुक्रिया अदा करने के लिए लिखे थे। हालांकि सच्चाई यह है, लोगों की बड़ी आबादी से तो मैं मिला भी नहीं हूं। उनमें से ज्यादातर लोगों ने चलते फिरते मेरे रिकॉर्डेड टेप और सीडी सुनकर अपने जीवन की दिशा बदल ली। कारोबार और बिक्री से जुड़े लोगों की यह दास्तान है जिसका ज्यादातर समय सफर में ही बीतता है। मैं अपना समय बेकार नष्ट नहीं करते
और सफर के दौरान भी ज्ञान का स्तर कुछ न कुछ बढ़ाते रहते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? आप अपनी गाड़ी को घूमता हुआ विश्वविद्यालय बना सकते हैं। आज के दौर में तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि आपको महज एक सीडी, आईफोन, MP3 डिजिटल ऑडियो डिवाइस, आईपैड आदि को अपनी कार से जोड़ना भर होता है। इसलिए इस समय का लाभ उठाइए और नई जानकारियों का सुनने में अच्छा इस्तेमाल कीजिए। अपना समय खराब ना करें। मैंने पहले ही कहा था, ज्ञान का प्रकाश कोई मुद्दा नहीं है। मैं इसे जरा दोहराना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी हम अपने दिमाग को कम महत्व की चीजों को भी भर लेते हैं। बहुत साल पहले मुझे एक शराबी को उठाने का अवसर मिला था। जब वो कार में बैठा तो मैं सोच में पड़ गया कि शायद मैंने एक गलती कर दी थी, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से शराब पी रहा था। वो लगातार ढेर सारी बातें भी करता जा रहा था। संयोग से उसने बताया कि वह जल्द ही जेल से छूट कर आया है। उसने 18 महीने विस्की की बोतलें इकट्ठा करते हुए सजा काटी है। खुद को विनम्र बनाते हुए मैंने उससे पूछा, जब जेल से वो निकला तो वहां से क्या उसने कुछ ऐसा सीखा जो वो लोगों को बता सके? उसने हाँ कहकर मुझे आश्वस्त किया। उसने बताया कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स के हर काउंटी का नाम याद हो गया। साथ ही उसे लुसियाना राज्य के सभी इलाकों के नाम याद हो गए। ये शराबी जो कह रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने उसके ज्ञान में उसे चुनौती देने की सोची। क्योंकि मैं साउथ कैरोलिना में रह चुका था और वहां के बहुत से इलाकों से वाकिफ था, इसलिए मैंने उससे साउथ कैरोलिना के इलाकों का उल्लेख करने के लिए कहा। शराबी बिल्कुल तरीके से आगे बढ़ा और साउथ कैरोलिना के तमाम काउंटीज के नाम बताता चला गया। अब उसकी प्रतिभा देखकर मैं सोच में पड़ गया कि इस शख्स ने अपनी क्षमता का सदुपयोग करते हुए कुछ बेहतर चीजें क्यों नहीं सीखने का प्रयास किया। हो सकता है कि अलग अलग अदालतों में हाजिरी लगाने के कारण उसे सभी काउंटियों के नाम याद हो गए हों। ये एक शराबी के लिए फायदेमंद रहा होगा, लेकिन आप और हम जैसे लोगों के लिए व्यावहारिक रूप से यह फायदेमंद नहीं है। और इस जानकारी का कोई मतलब नहीं है। इससे आप कोई शर्त भले जीत लें, लेकिन इससे निश्चित रूप से आपके कैरियर को कोई मदद नहीं मिलने वाली है। मैं इसकी सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा जिस तरह से उस शख्स ने मामूली चीजों पर अपना समय लगाया। इस तरह से कोई और ऐसा काम करे। जो ज्ञान आप हासिल करें वो आपके जीवन और आपके पसंदगी के हिसाब से उपयोगी होना चाहिए। मूल बात यह है कि थोड़ा थोड़ा अध्ययन रोज होना चाहिए और वह ज्ञान नई संभावनाओं को पहचानने में आपका मददगार होना चाहिए। जहां तक मुझे याद है, मैंने इस बात पर जमकर प्रचार किया है कि जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया में रहना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन लोगों को बड़ी भारी संख्या है जो हैरतअंगेज रूप से 21 साल का होते होते या कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त करते ही सीखने की प्रक्रिया पर विराम लगा देते हैं। हम उम्र तक अधिकांश लोग ये जान जाते हैं कि जीवन के आधारभूत कामों को कैसे अंजाम देना है। वे जानते हैं कैसे बिल कभी समय पर कभी समय के बाद का भुगतान करना है। वे कार चलाना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि अपार्टमेंट को किराए पर कैसे देना है और कैसे लोगों से संबंध बनाकर चलाना है। और फिर भी जब नई चीज सीखने की बारी आती है तो वो दिखता है कि वे सूचना परक किताब पढ़ने का तीखा विरोध करते हैं। ऑनलाइन किसी नए विषय को सीखने पर, किसी और चीज पर महारत हासिल करने या अपने ज्ञान का आधार बढ़ाने के अनिच्छुक नजर आते हैं। मैं जानता हूं कि आप उनमें से नहीं हैं, लेकिन असलियत यह है कि हम में से ज्यादातर सीखने और विकास करने का शानदार अवसर गंवाने चले जाते हैं और इस प्रकार वे पिछड़ने लगते हैं। हमारे देश जैसी जगहों में जहां सूचना हासिल करने की कोई सीमा नहीं है, किताबों की कमी नहीं है या वेबसाइट्स पर जाने की मनाही नहीं है, कभी कभी ये दुखद लगता है लोग ईश्वर प्रदत्त मस्तिष्क का बेहतर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं अब भी सोचता हूँ कि काश मैं आपको आपके दिमाग का कुछ हिस्सा अच्छी रकम देकर बेच सकता। तब शायद आप इसकी अतुल्य क्षमता की प्रशंसा करते कि उसमें सूचना रखने की कितनी असीमित क्षमता है कि आप जो चाहें वहां सहेज सकते हैं। बहुत साल पहले मैंने कहा था कि अगर मैं आपका दिमाग $1,00,000 में खरीद सकता तब आपको इसकी क्षमता का महत्ता का पता चलता। इन दिनों तो आपके दिमाग की कीमत $10 करोड़ रखी जाए तब आपको अपने दिमाग की असली कीमत का पता चलता और आप इसकी प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हैं। वास्तव में IBM ने सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च कर एक अप्राकृतिक विद्वान कंप्यूटर वाटसन बनाया और फरवरी 2011 में दो सबसे बड़े गेम शो विजेताओं को उससे टक्कर लेने की चुनौती दी। नतीजा, वाटसन जीत गया। अगर IBM ऐसा कर सकता है कि बड़ी मात्रा में समय और पैसा खर्च कर अप्राकृतिक विज्ञान तैयार कर दे,
जो अपने काम से संतुष्ट कर दे। जो आप कल्पना कीजिए कि अगर आप खुद के ज्ञानवर्धक पर समय खर्च करें तो आपका दिमाग नई सूचना पाकर किस कदर असली विद्वान साबित होगा। कौन सफल? जो लोग इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि खुद के उत्पादक होने या कोई चीज हासिल करने से पहले वो अपना ज्यादातर समय स्वेच्छा से ज्ञान बढ़ाने, सूचनाएं एकत्र करने और इन चीजों को करने में समय लगाते हैं जिससे आगे चलकर उन्हें फायदा मिल सके। ऐसे ही लोग अपने जीवन में ऊंचाई हासिल करते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर अपना ज्यादातर समय पढ़ने और अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में नई चीजें सीखने में व्यतीत करते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं कि आप उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे जिसने पिछले 20 वर्षों से सीखना बंद कर दिया हो। जिस तेजी से दुनिया बदल रही है उसमें वैसे ही लोग सफल हो सकते हैं जिनमें कुछ नया सीखने की ललक बरकरार हो। जीवन यापन का नजरिया। ज्ञान के संबंध में एक और तथ्य यह है कि आपको इसे जीवन यापन के एक माध्यम के रूप में समझना होगा और किसी भी अन्य टूल को तरह आपको इसका ख्याल रखना सीखना होगा। प्रबंधन विशेषज्ञ पीटर ड्रकर ने कहा है, ज्ञान को सुधारा जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है और इसे अनवरत बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा यह खत्म हो जाता है। मेरे एक मित्र ने एक बार मुझे अपने बारे में बताया कि एक दशक पहले जब वह कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तब उसने कितने ढेर सारा अध्ययन किया था, लेकिन अब वो सब उसके दिमाग से गायब हो चुका है। आपने बताया कि जियोलॉजी की क्लास में पढ़ाई गई चीजें उसे बिल्कुल याद नहीं रही। जब उसने जियोलॉजी विषय चुना था तब उसे अपने विषय की हर चीज बारीक जानकारी थी। वो हर तरह की चट्टान को पहचान सकता था और उनके नाम भी बता सकता था। आज उस विषय के बारे में उसे कुछ भी खास चीज याद नहीं, क्योंकि उसने जियोलॉजी के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था उसके बारे में अब वाकई नहीं सोचता और ना ही दोहराने का प्रयास ही किया। हालांकि टाइपिंग कोर्स के बारे में उसका दूसरा ही विचार है। कंप्यूटर एज की खोज ने आज टाइपिंग के क्षेत्र में जबरदस्त अवसर पैदा किया और पिछले 20 वर्षों से वो रोज टाइपिंग करते रहने के कारण उसकी स्किल जबरदस्त हो गई है। उसने बताया कि कॉलेज में टाइपिंग कोर्स उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद विषय साबित हुआ, जो रोजाना काम आने वाली चीज और एप्लीकेशन है। आप पूछ सकते हैं, जी इसका मुझे और मेरे जीतने की क्षमता से क्या लेना देना? जी हाँ, यही बात किसी भी प्रकार के ज्ञान और कौशल के मामले में लागू की जा सकती है जो आपके पास हो या भविष्य में आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको मजबूत बनाएगा, अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उसे गंवा देंगे। इसलिए जब आप जीतने की तैयारी में जुटे हुए हैं तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आप नई चीजें सीखें, ज्ञान हासिल करें, जैसे कि अवसर सामने आने पर आप उसे भुना सकें। मैंने हमेशा बाइबल को व्यवहारिक ज्ञान के असीम भंडार के रूप में पाया है। मैंने हमेशा अपने गुरुओं जैसे स्वर्गीय फ्रेड स्मिथ, मेरे यहूदी भाई बर्ने लाफिचिक और अन्य से मिलने वाले ज्ञान का स्वागत किया है। महान लेखकों की किताबें पढ़ने से उन सिद्धांतों को सीखने का मौका मिलता है जो उनमें भरे पड़े होते हैं और जिससे जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। वह समस्त ज्ञान मेरे लिए टूल की तरह काम कर आता है, जिससे मैं नए अवसरों को स्वीकारने या खारिज करने का विकल्प पाता हूँ। अगर एक नया अवसर को मेरे सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो वह मेरे लिए अवसर नहीं रह जाता। जैसा कि मेरे दोस्त और जिगलर इंक के बोर्ड सदस्य बिली कॉब्स कहते हैं, सही काम करते हुए आप गलत दिशा में नहीं जा सकते। उचित कार्य के लिए ज्ञान का प्रयोग। ईमानदारी हमारी नियत में होती है, जो किसी काम को करने की सोच में होती है, यानी हम दूसरों के प्रति कितने वचनबद्ध हैं, ये उसकी विश्वसनीयता का पैमाना है। इसमें सम्मानित होता है कि चीजों को लेकर वास्तव में हमारी सोच क्या है और उसके प्रति हमारा विश्वास किस तरह का है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ईमानदारी को लेकर जो ज्ञान हम हासिल करते हैं वह हमारे सामने आने वाले नए अवसरों के विकल्पों को छांटने और छानने में मदद करता है। ज्ञान से हमें वो ताकत मिलती है जिसमें हम खराब विकल्पों को खारिज कर खराब परिणाम से बच पाते हैं। मान लें कि आप सेल्स की जॉब तलाश रहे हैं और आपने इस सिलसिले में एक विज्ञापन देखा जो आपको हर महीने $10,000 की कमाई का अवसर प्रदान करता जाता है, जिसमें घर बैठे काम करने का विकल्प होता है और मेहनत भी बहुत कम लगनी होती है। क्योंकि आप पहले ही जान चुके होते हैं कि सफलता हासिल करने के लिए आपको जबरदस्त समय और प्रयास करना होता है, इसलिए आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह विज्ञापन
बरगला रहा है और संभवतः बेईमानी उसकी नियत में है। इसी प्रकार आप बिना समय गवाए समझ जाएंगे कि ये अवसर आपके लिए उचित नहीं है। मान लीजिए आप एक नियोक्ता के यहाँ लंबे समय से काम कर रहे हैं। सेवा की अवधि के दौरान आपने नियोक्ता के ढेर सारे ग्राहकों और वहां काम कर रहे सहयोगियों से अच्छे संबंध स्थापित कर लिए। मान लीजिए कोई आपके पास एक दिन ये प्रस्ताव लेकर आता है, वो आपके नियोक्ता से बड़ा बिजनेस शुरू करने जा रहा है और वो आपको ज्यादा वेतन वाली बड़ी नौकरी का प्रस्ताव देते हुए कहता है, आप अपने साथ श्रेष्ठ सहकर्मी को भी लेते आएं और साथ ही ग्राहकों को भी नई कंपनी से जोड़ दें। क्या नया प्रस्ताव स्वीकार करना निष्ठा के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाएगा? मेरा मानना है कि ऐसा होगा, लेकिन चूंकि आपको निष्ठा की महत्ता पता है और आप ये जान चुके हैं कि निष्ठा किस तरह लंबी अवधि की सफलता के लिए जरूरी है, तो आप नए अवसर को इस आधार पर उपेक्षित कर देंगे कि वो आपके लिए उचित नहीं है। आप सोच सकते हैं यह बहुत व्यवहारिक नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसी तरीके से नया बिजनेस खड़ा करने का प्रयास किया। ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है जो नए अवसरों को स्वीकार करते हैं, अगर आप इसे उचित समझते हैं तो। सही और गलत की पहचान करने को लेकर पहले ही ज्ञान हासिल करने से समय रहते उचित निर्णय लेना आसान हो जाता है, जिससे अनावश्यक दुख, नुकसान, शोक और अफसोस से बचा जा सकता है। जरूरी ज्ञान के लिए उस पर समय दें। सफल होने की चाह रखने वालों को हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लक्ष्य तय करके काम करना चाहिए। मेरा मानना है कि आपको हर दिन कुछ समय नई जानकारी हासिल करने के लिए तय कर देना चाहिए। थियोडोर रूजवेल्ट का जब निधन हुआ तब लोगों ने उनके तकिए के नीचे से एक किताब पाई। जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूं, मैं एक उद्देश्य के साथ पिछले कई दशक से नॉन फिक्शन किताबें रोजाना 3 घंटे पढ़ता जा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करना मेरा बड़ा लक्ष्य रहा है और मुझे उम्मीद है आपका भी ये उचित लक्ष्य होना चाहिए। अध्याय 7, जिसका टाइटल है अभ्यास आपको जीत के लिए तैयार करता है। मुझे खेल बेहद पसंद है और कोई चीज समझाने के लिए या किसी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए मैं इसका प्रयोग करता हूं। अगर गोल्फ मेरा पसंदीदा खेल है जिसमें मैं अपने युवावस्था के दौरान हिस्सा लेता रहता था, गोल्फ के साथ एक खास बात यह है कि ये एकल खेल है और कोई भी गोल्फ का एक राउंड खेलकर इसमें महारत हासिल कर सकता है। अब मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को इसमें जिस तरह से लोग हिस्सा लेंगे और स्कोर करेंगे उससे वे खुशी होंगे, फिर भी ये ऐसा खेल है जिसमें अलग अलग काबिलियत के स्तर पर मनोरंजन किया जा सकता है। लाखों लोग गोल्फ खेलते हैं और हजारों खिलाड़ी ऐसे हैं जो पार और सब पार स्तर पर खासी चुनौती पेश कर सकते हैं। पार एक मानक है जो एक राउंड खेल पूरा करने के लिए लगने वाले स्ट्रोक की संख्या के आधार पर खिलाड़ी की क्षमता और प्रतिभा का आकलन करता है। यहाँ तक कि बहुत से लोग खेलते हैं और बहुत से लोग अपनी क्षमता विकसित कर उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, लेकिन गोल्फरों का एक छोटा सा तबका ही होता है जो पेशेवर स्तर को महारत हासिल करता है और उसमें भी छोटी संख्या होती है जो पीजीए टूर के उच्चतम स्तर पर पहुंच पाता है। आप जब पीजीए टूर कार्यक्रम जैसे मास्टर्स या यूएस ओपन चैंपियन को टीवी पर देखते होंगे, वहां तमाम खिलाड़ियों को शॉट्स मारते हुए देखते होंगे या प्रैक्टिस करते हुए देखते होंगे। ये पेशेवर खिलाड़ी दरअसल वास्तविक खेल के राउंड शुरू होने से पहले घंटों अपना समय अभ्यास में गुजारते हैं। 10 फुट के लिए वे बार बार अभ्यास करते हैं और एक अलग दूरी से उसी तरह का अभ्यास करते हैं। उसके कठोर और अनवरत अभ्यास के पीछे कारण यही है कि वे जानते हैं कि उसी तरह की मिलती जुलती पुट उन्हें वास्तविक राउंड में भी मिलेगी और अभ्यास करके वे अपने प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। वे अपने अभ्यास के दौरान बिना दबाव के खेल सकते हैं ताकि प्रतिस्पर्धा के दबाव के दौरान बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकें। गोल्फ स्विंग से इतर अगर मैंने किसी चीज का जमकर अभ्यास किया है तो वह है अपने भाषणों का, जो मुझे जनता के सामने देने थे। दशकों से जनता के सामने मैं काफी पेशेवर तरीके से अपना संदेश देता था, जिसमें उम्मीद, प्रेरणा और प्रोत्साहन की बातें शामिल होती थी। अपनी परिस्थितियों को लेकर वास्तव में मैं अत्यधिक दबाव में होता जिसका कि मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता था, लेकिन मैं काफी पहले ही जान जाता था कि मैं अपनी परिस्थिति में किस विषय पर बोलने वाला हूं और पूरा प्रस्तुतिकरण मैं अपने दिमाग में जस का तस उतार लेता था। पूरे कैरियर के दौरान मैं अलग अलग समय के दायरे में अपने प्रस्तुतिकरण में पारंगत हो चुका हूं। मैं 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे और पूरे दिन ऐसा कर सकता था।
किसी भी एक कार्यक्रम की चाहे जितना लंबा समय हो, मेरे पास लोगों को बताने के लिए ढेरों चीजें होती थी और हर बार मेरा यही रूटीन था। अगर आपने मुझे पहली बार किसी कहानी के बारे में सुना तो अमूमन होता यही था कि फिर कभी वर्षों बाद आप अगर मुझे वही कहानी दोबारा सुनते तो उम्मीद यही होती कि आपको वह कहानी जस की तस आगे चलकर भी सुनने को मिलती। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे जो भाषण लोगों के सामने देना होता उसके हर शब्द को लेकर मैं बहुत मेहनत करता था और उसके बारे में काफी गहराई से सोचता था। मैं अपने इस्तेमाल किए हुए कुछ शब्दों पर जोर देता था। इसके साथ ही ये भी जानता था कि अगर मुझे लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है तो वो बेहद प्रभावी ढंग से पहुंचनी चाहिए, तभी उसका फायदा मिलेगा। मेरा प्रस्तुतिकरण बहुत ही उच्च स्तर पर परिष्कृत होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सैकड़ों घंटे घोर परिश्रम से अभ्यास करने में बिताता रहा हूँ। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि प्रस्तुतिकरण की एक-एक चीज मेरे दिमाग में बैठ चुकी होती है, फिर भी मैं घंटों अभ्यास करता रहता हूँ और ऐसा मेरे हर भाषण से पहले होता है। इसके साथ ही जिन कहानियों को मैं उदाहरण के तौर पर घटनाओं से जोड़ने का प्रयास करता हूँ, उसके लिए मैं भाषणों में ताज़ा सूचनाओं और सामग्रियों को समाहित करता हूँ, ताकि प्रस्तुतिकरण दिलचस्प और वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जुड़ सके। जब मैं यात्रा करता हूँ तब मेरे पास मेरे नोट्स और बिंदु होते हैं और मैं बार बार उन पर नजर दौड़ाता रहता हूँ और अपने मन में बुदबुदाता रहता हूँ। यही तरीका है जो मुझे लगता है कि अपनी गुणवत्ता सुधारने और प्रस्तुति में प्रभाव पैदा करने का कारगर तरीका हो सकता है। उसी तरह से अगर एक पेशेवर गोल्फ अभ्यास करना बंद कर दे तो उसके खेल की गुणवत्ता में गिरावट आने लगेगी और उसकी प्रतिस्पर्धी विशेषता घट जाएगी। अभ्यास से पेशेवर गोल्फर बेहतर तरीके से तैयार होता है और पेशेवर वक्ता जीत हासिल करता है और यही अभ्यास आपको भी जीत के लिए तैयार करेगा। नई चीजें करना आपकी जीत प्रक्रिया अवसंभावित तरीके से आपको नई चीजें करने की दिशा में लेकर आएगी। नई चीजें करने के लिए बदलाव लाना होता है और बदलाव ऐसी चीज है जिससे ढेर सारे लोग दूर भागते हैं, क्योंकि उनमें विफल होने का डर भरा होता है। वास्तव में विफलता का भय ज्यादातर इतना मजबूत होता है कि लोगों के लिए पहला कदम उठाना ही भारी होता है। वे पिस जाते हैं और कोई भी कदम उठाने से में देर करते हैं और वो दिखाते हैं कि उन्होंने जिसके लिए वचनबद्धता दिखाई है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसमें से कुछ बेहद पेचीदे होंगे, लेकिन एक कारण होता है जो 95% लोगों में भय का कारण होता है और उस वजह पर आसानी से, तेजी से और प्रभावी तरीके से काबू पाया जा सकता है। क्या है वो वजह? महज सहज रूप से वह वजह है अनजाना डर। ये वो डर है जिस वजह से आप जो कुछ भी करते जाते हैं उसका परिणाम अनजाने रूप से हमारे सामने आ जाता है। रोज जो आप करते हैं उसके बारे में एक बार विचार करें, क्योंकि वे चीजें आप स्वतः आराम से करते जाते हैं और उनके बारे में आपको एक बार भी विचार नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि जो आज आसानी से हो जाता है वो भी कभी शुरुआत में डरावना अनुभव ही रहा होता है। उदाहरण के लिए हम सबको याद है जब हमने साइकिल चलाना सीखना शुरू किया था तो हम सब किस कदर भयाक्रांत रहते थे। हो सकता है कि आपने काफी दिनों तक साइकिल सीखना नजरअंदाज किया हो, क्योंकि आपको गिरने और चोटिल होने का डर सताता रहा होगा। फिर भी आपने हिम्मत जुटाई होगी और पहली बार साइकिल पर चढ़े होंगे और गिरे भी होंगे। अध्ययन करने से में आपको धीरे धीरे उसकी तकनीकी पेचीदगियां समझ में आती गई होंगी और आगे और उन पर पकड़ बनाते हुए साइकिल चलाने में महारत हासिल कर ली होगी। एक समय ऐसा भी आया होगा जब आपने अपनी साइकिल से खेलना और करतब दिखाना भी शुरू कर दिया होगा और उस दिन आप जबरदस्त उत्साह से लबरेज रहे होंगे। आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आपने दुनिया जीत ली है। हमारे हर काम में कोई न कोई सिद्धांत काम करता है, हमें उसका अभ्यास करना होता है और वही हमें काबिल बनाता है। जब हम काबिल हो जाते हैं तब हमें विफलता से डर नहीं लगता। मार्क यूग 11 साल का एक बालक ही था, लेकिन वो पियानो जगत की एक हस्ती बन चुका था। वो कैलिफोर्निया में रहता था। मार्क को याद है कि जब से उसने होश संभाला था तब से वो पियानो से ही खेलता रहता था। जब वो 3 साल का था तब उसने बीथोवन के जी मेजर का चर्चित गाना सोनाटीना को पियानो पर बजाया था। मार्क्यू जब 9 साल का था तब उसने चीन के सिचुआन प्रांत में आए भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए खुद को तैयार की एक कंपोजिशन चैंपियन को प्ले किया। वह नन्हा सितारा 8 घंटे से ज़्यादा वक्त अपने अभ्यास पर देता था। मार्क खुद बताते हैं, अभ्यास ही श्रेष्ठ बनाता है। मार्क की सफलता यह बताती है
कि हमारी प्राकृतिक क्षमता किस कदर रोजाना अभ्यास से अनुशासित हो जाती है। वर्ष 2010 का वर्ल्ड एक्सपो चीन के शंघाई शहर में आयोजित हुआ था। अमेरिका ने वहां प्रदर्शनी में एक बूथ लगाया था जिसका नाम उसने दिया था द चाइनीज इन अमेरिका। मार्क उन 20 चीनी अमेरिकियों में से एक थे जिन्होंने वहां हिस्सा लिया था। उन्होंने जिन लोगों के साथ ये कार्यक्रम साझा किया था उनमें आई एम पे यो मा और अन्य हस्तियां शामिल थी। 11 साल के एक बच्चे के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर था जिसने बहुत छोटी उम्र में अभ्यास का महत्व जान लिया था। बहुत से सफल और प्रसिद्ध लोग हमारे आसपास मौजूद हैं जिनमें पैदाइशी गुण और काबिलियत होती है, जैसे कि मार्क ह्यू। बहुत से लोग हालांकि खास गुण लेकर पैदा नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें महान हस्ती बनने को किस्मत विद्यमान होती है। बहुत से लोग औसत स्तर की बुद्धिमत्ता और औसत क्षमता लेकर पैदा होते हैं। मैं भी इसी समूह का हिस्सा हूँ। मेरी पत्नी को रैंक हाई स्कूल में चौथी थी, जबकि वहाँ पढ़ने वाले 300 बच्चे थे। मैं भी उस कक्षा का हिस्सा था और ऊपर के रैंक की आधी आबादी में शामिल था। मेरी सफलता कठिन परिश्रम और अभ्यास के चलते संभव हुई, और मैं जिस चीज का अभ्यास करता था वह बहुत ही विलक्षण थी। मैं भाषण देने और अपनी बात कहने के कौशल पर काम कर रहा था, और इसका उद्देश्य था कि मैं उतना बेहतर वक्ता बन सकूं जितना कि मुझ में संभव हो सके। मैकलम ग्लैडवेल ने अपनी किताब आउटलायर्स में एक मामले का जोर देकर जिक्र किया है जो कि लगभग हर स्तर पर 10,000 घंटे का अभ्यास और कठिन परिश्रम की अहर्ता रखता है, और तब जाकर प्रस्तुतकर्ता खुद को उस खेल में उच्च स्तर पर रख पाने के योग्य समझ सकता है। 3 ब्रिटिश शोधकर्ताओं माइकल जे होब, जेन डब्ल्यू डेविडसन और जॉन ए स्लूबोडा ने वर्ष 2006 में एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें श्रेष्ठता के कारणों पर गौर किया गया था। उनके अध्ययन ने यह साबित किया कि जिन लोगों ने सिद्धहस्ता हासिल की वो इसलिए नहीं कि उनमें ईश्वर प्रदत्त गुण थे या जन्मजात प्रतिभा उनमें भरी थी। वास्तव में उनके शोध ने यह खुलासा किया कि ज्यादातर लोगों के सीखने की क्षमता तेज थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर चरम पर पहुंचकर ही अपनी काबिलियत से संतुष्ट हो सके। मेरे साथ भी गोल्फ के खेल को लेकर कुछ ऐसा ही हुआ। मैं भी एक अच्छा स्तर पाकर काफी खुश था, और यही समय था जब मेरे गोल्फ के पाठ आगे और आगे बढ़ते गए। लेकिन शोध बताते हैं कि लोगों का बहुत छोटा हिस्सा कभी चरम पर नहीं पहुंचता, और वे लगातार सीखते रहते हैं तथा सालों साल खुद को और दुरुस्त करते रहते हैं। वही लोग होते हैं जिन्हें खास सफलता और सौभाग्य से स्टारडम हासिल होता है। आपको छोटी छोटी चीजों का अभ्यास करना होता है। क्या आप मुझसे सहमत हो पाए कि अभ्यास करके ही आदमी महान बनता है? सवाल यह है, अभ्यास का सबसे बड़ा तरीका क्या है? मैं सबसे कठिन चीज को लेकर आपकी मदद करना चाहता हूं, इसलिए उचित जवाब है मामूली चीजों पर ध्यान देकर। जीवन में छोटी चीजों ही सफलता और विफलता में अंतर पैदा कर देती हैं। अगर आप सेल्स में हैं, उदाहरण के लिए, तो आप खोए हुए अवसर से भली भांति वाकिफ होंगे जो कभी न कभी आपके पास किसी न किसी रूप में सामने आया होगा। यह संभवतः बिक्री घट गई क्योंकि कोई एक बिंदु मिट गया और उसे उचित जगह स्पष्ट नहीं किया जा सका। क्योंकि सफलता या विफलता छोटी और मामूली चीजों पर निर्भर है, इसलिए यह अवश्यंभावी हो जाता है कि आप उस पर अभ्यास कीजिए। क्योंकि मैंने सेल्स का जिक्र किया, इसलिए मुझे एक उदाहरण से उस मामूली चीज के बारे में बताने दीजिए जिसका मैंने नियमित अभ्यास किया। हर सेल्स पर्सन या उद्यमी वह समझता है कि बिक्री तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि दोनों ही पार्टियां समझौते या आदेश पर दस्तखत नहीं करती। इसलिए किसी चीज पर दस्तखत बेहद महत्वपूर्ण है, और बतौर सेल्समैन आपके सुझाव दिमाग में बैठाना होता है कि दस्तखत महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से दस्तखत के सिद्धांत का परिचय कराने के क्रम में मैं कहानियों के जरिए इसकी महत्ता समझाता हूं कि दस्तखत करना कितना महत्वपूर्ण है। ये उन कहानियों को बार बार सुनाने से मेरा इस पर अभ्यास हो गया है, और भाषण के दौरान मैं दस्तखत शब्द पर विशेष जोर देता हूँ। नीचे दिए शब्दों के जरिए समझिए कि मैं किन चीजों पर अभ्यास करता हूँ। वर्षों पहले ईश्वर ने मुझे एक बेहद खूबसूरत महिला से मिलवाया, और मैं वाकई खुशकिस्मत लोगों में से एक था कि मैं आज भी उसके उतना ही अंतहीन प्रेम करता हूँ जितना उससे पहली बार मिलने पर करने लगा था। मैं उसे पा सका क्योंकि एक दिन गवाहों, मंत्री और सर्वशक्तिमान ईश्वर के मौजूदगी में मैंने उसके लिए अपने नाम का दस्तखत किया था। मेरे 4 खूबसूरत बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। ये सब मेरे ही थे, लेकिन डॉक्टर ने तब तक उनको मुझे नहीं सौंपा जब तक मैंने दस्तखत नहीं कर दिए। मैंने ढेर सारे बीमे करवा रखे हैं,
मैंने उन्हें खरीदा क्योंकि मैं सुनिश्चित करना चाहता था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का जीवन स्तर प्रभावित ना होने पाए और मेरी पत्नी को काम करने के लिए तब तक ना जाना पड़े जब तक वो खुद ना चाहे। मैं अपने परिवार के वित्तीय भविष्य की सुरक्षा कर सका क्योंकि तमाम अवसरों पर एक सक्षम सेल्स पर्सन की मौजूदगी में मैंने कहीं न कहीं दस्तखत किए। ये एक तथ्य है कि मिस्टर प्रोस्पेक्ट कि मैं किसी भी प्रकार की प्रगति ना कर पाया होता कहीं भी या किसी भी कीमत के किसी भी चीज़ का अधिग्रहण न कर पाया होता जब तक कि मैं हस्ताक्षर करके खुद से वचनबद्ध ना होता। मिस्टर प्रोस्पेक्ट, अगर मैं आपको सही पढ़ रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, आप भी एक उचित व्यक्ति हैं जो न केवल प्रगति करना चाहता है बल्कि अपने परिवार के लिए चीज़ें बदलना भी चाहता है। आप चाहें तो दोनों ही चीज़ें अभी कर सकते हैं और वो भी अपने हस्ताक्षर करके। अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बेची है तो आप जानते हैं कि वो बिक्री तब तक नहीं होती जब तक कि सबसे नीचे दस्तखत ना करे। वो जगह बहुत ही विचित्र और कठिन हिस्सा होती है किसी भी बिक्री दस्तावेज का। बहुत से सेल्समैन किसी सामग्री का प्रस्तुतिकरण बीच में ही रोक देना चाहते हैं और उसे पूरा दिखाना पसंद नहीं करते। ऐसा करने से उन्हें घबराहट पैदा होने लगती है। वे शायद अस्पष्ट होते हैं कि कुछ चीज़ों के मामले में वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वे शायद इस बात को लेकर भी संशय में होते हैं कैसे वे ग्राहक को तैयार कर पाएंगे और उसकी इच्छा को दस्तखत के रूप में कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये जानता था कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने ग्राहक के सामने कभी घबराहट महसूस नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपने मन में दस्तखत शब्द को लेकर काफी बड़ा अभ्यास किया था। यह अभ्यास ही था जिससे मुझे कठिन हालात पर काबू पाने में बेहद मदद मिली और मेरा आत्मविश्वास कभी डिगा नहीं क्योंकि मैं पहले ही उस पर काफी मेहनत कर चुका था। इसलिए छोटी चीजों को लेकर अभ्यास करें क्योंकि वही चीजें होती हैं जो बड़ा अंतर पैदा करती हैं। किन चीजों को लेकर आप अभ्यास कर सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, जी मैं सेल्समैन नहीं हूं, तब मुझे किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए? आप संभवतः सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं कि चीजों की एक सीमा होती है जिन पर आप अभ्यास कर सकते हैं। सफलता के लिए अभ्यास साधारण तैयारी की तरह ही है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से और बहुत ही साधारण तरीके से बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी चीज को लेकर अभ्यास कर सकते हैं और खुद में अच्छी व सकारात्मक आदत डाल सकते हैं। आपकी जीत कुल मिलाकर योजना बनाने, तैयारी करने और जीत की अपेक्षा करने के बारे में ही है। ये इस बारे में भी है कि आप सर्वश्रेष्ठ बना सकें और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नौकरी या पेशा क्या है। अगर आप सड़क निर्माण के काम में लगे एक फ्लैगमैन हैं या सड़क बनाने वाली टीम में शामिल हैं, तो आप अभ्यास करके उस टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ फ्लैगमैन बनने का प्रयास करेंगे, बजाय कि आप किसी पिकअप ट्रक के सामने कंधे झुकाए खड़े हों या लोगों को देखकर त्योरी चढ़ा लें। आप अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने का भी अभ्यास कर सकते हैं। आप चाहे तो शीशे के सामने झंडा लेकर खड़े हो जाएं और खुद के अंदाज को परखें और तय करें कि उस जॉब के लिए आप जिस अंदाज में लोगों को नजर आना चाहेंगे। आप झंडे को पेशेवर चटपटे अंदाज में लहराने का भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अंदाज दोस्ताना ही रहना चाहिए। आप अपने हैट को उठाकर अपने अगल बगल से गुजरते ग्राहकों की मुस्कुरा कर सम्मान देने का भी अभ्यास कर सकते हैं। जब आप इन हाव भावों का अभ्यास कर सड़क पर उतरेंगे, यकीन मानिए आपकी एक जबरदस्त छवि लोगों के मन में बनेगी और आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपको बेहद पसंद करने लगेंगे। जिन लोगों को आप प्रसन्न करेंगे उनमें आपका बॉस भी शामिल होगा जिसने पहली बार आपको झंडा उठाने की ड्यूटी दी थी। आपकी शानदार परफॉर्मेंस आपके अभ्यास पर आधारित है जो आपको प्रोन्नति दिलाने में सहायक होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वह बिंदु पकड़ लिया है जिसके अनुसार आप जैसा चाहे वैसा अभ्यास कर सकते हैं। हो सकता है कि आप घरेलू महिला हो जो बच्चे को संभालती है, आप अपने बच्चों को घर पर स्कूली शिक्षा दिला रही हो। बहुत संभव है कि आपको बच्चे के कोर्स कोई छोटा सा विषय परेशान कर रहा हो और तमाम प्रयास के बावजूद आप उससे सहज ना हो पा रही हो। उस पर काबू पाने के लिए कोर्स के उस हिस्से का लगातार अभ्यास करें और तब तक करें जब तक आप उसके प्रति अस्वस्थ ना हो जाएं या उस पर अपनी पकड़ ना बना लें। वास्तव में अगर आप पहले तैयार हो जाएंगे कि सफल होने के लिए अभ्यास जरूरी है, तो हर चीज साबित की जा सकती है। ये तय करने के लिए कि आपको अभ्यास करने के लिए जरूरी क्या चीज है, अपने लक्ष्यों पर नजर डालें और उन खास चीजों की पहचान करें जिनसे आपकी काबिलियत में और सुधार आ सकता है या सुधार की गुंजाइश है।
उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन्हें करते हुए आप असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को आप करने के आदी नहीं हुए होते। उन चीज़ों पर आपको नियमित ध्यान देने और अभ्यास करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों की सूची बनाएं और उसके लिए ज़रूरी चीज़ों का अभ्यास करने की तैयारी करें, जिससे सुधार आना शुरू हो जाए, जैसा कि आप चाहते हैं। आप हर दिन के अभ्यास के लिए एक समय निर्धारित कर लें और तब तक अभ्यास करें जब तक उस कमजोरी पर आपकी पकड़ मजबूत ना हो जाए। अभ्यास करने से कोई सटीक नहीं बनता। अभ्यास करने से काबिलियत, आत्मविश्वास, स्पष्टता, सुनिश्चितता और सफलता भी पैदा होती है। अध्याय नंबर 8, सही सलाह लें। जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूं, अनुभव का कोई विकल्प नहीं है और अनुभव हासिल करने के दो तरीके हैं। एक तो बाहर जाइए और चीजों को करिए, और दूसरा कि दूसरों के अनुभव से लाभ उठाइए। यह बेहद किफायती होता है कि हम दूसरों की गलतियों और उनकी कामयाबियों से सबक लें। हम सबको समय समय पर सलाह की जरूरत पड़ती है और यह बेहद जरूरी होता है कि आप दूसरों की बुद्धिमानी को सुनने के लिए अपना दिमाग खुला रखें और ऐसा साहस रखें, उसे अपने ऊपर लागू करने का साहस जुटाएं और जीवन को सफलता से भर दें। कुछ कारणों से हालांकि बहुत से लोगों को सलाह लेने में परेशानी महसूस होती है। वे जिद करके अपने तरीके से काम करने के लिए दृढ़ होते हैं और परिणाम से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। मेरे भरोसेमंद गुरु मिल्टन डिक्स और मेरी इस किताब के बुद्धिमान संपादक माइकल लेविन कहते हैं, अर्ध ईश्वरों के पास हामी भरने वाले लोग होते हैं, लेकिन शासकों के पास सलाहकार होते हैं। दूसरे शब्दों में, तानाशाह सलाह नहीं लेते और कोई बेवकूफ़ी होगा जो किसी ऐसे नेता को सच्ची सलाह देना पसंद करेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसे जान गंवाने का खतरा हो जाएगा और कोई भी आ बैल मुझे मार वाली कहावत से चरितार्थ नहीं करना चाहेगा। इसके उलट एक शासक या नेता वह व्यक्ति होता है जो अपने मंत्रियों और बुद्धिमान लोगों की सलाह देने के लिए आमंत्रित करता है। गैविन डी बेकर विश्व के बड़े सुरक्षा सलाहकारों में से एक हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, द गिफ्ट ऑफ फियर। इसमें वे कहते हैं, हम मनुष्य जब कहीं होते हैं तो हम दूसरों से उसकी पुष्टि कराते हैं, लेकिन जब हम गलत होते हैं तो बहुत ही जिद्दी हो जाते हैं और हम किसी की भी सलाह नहीं लेते। यहाँ सीखने लायक बात यह है, किसी स्तर पर जब हम किसी चीज को लेकर अस्वस्थ महसूस होने लगे और लगने लगे कि हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं रही, उसी समय खुद को रोके और अपना मन बदले और अपने किसी खास से उस पर बात करें और सलाह लें। डॉरिस केन्स गुडविन अपनी किताब टीम ऑफ राइवल्स में अब्राहम लिंकन की अत्यधिक नम्रता का जिक्र करती हैं कि जब वे राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने उन लोगों को बेहद पसंद किया और अपना सलाहकार नियुक्त किया जो उनके फैसलों का जोर जोर से विरोध करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि उन लोगों के पास भी खूब सारे विचार होते हैं, भले ही प्रचार के दौरान उन लोगों ने उनके विरोध में ढेर सारी बातें कही हों। सलाह लेना अपने आप में बहुत साहस का काम होता है, जिसमें विनम्रता की जरूरत होती है, खासकर उन लोगों से जो कभी आपके विरोधी रहे हैं। सलाह खोजने वाला बने। यह बहुत जरूरी है कि हम सलाह खोजने की कला में माहिर बन सके और हम महसूस करें कि दूसरों से सलाह लेने का अच्छा और बुरा पहलू होता है। यह एक प्रकार से सोने की खोज करने जैसा है। सोने की खदान में ज्यादातर निकालने वाली चीजें सोना नहीं होती। जब तक उन्हें घिसा, घुला या छाना नहीं जाता, तब ऐसा हो जाता है। तब जो बचता है वो सोना होता है। अच्छी सलाह भी सोने की तरह ही है और ये बहुमूल्य होती है। इसी तरह बहुत सारी सलाह होती है जिसे सोने की माइनिंग प्रक्रिया में निकले कीचड़ और चट्टान समझकर दरकिनार भी करना जरूरी होता है। खराब सलाह के साथ दिक्कत यह है कि उसका आपके जीवन पर जहरीला प्रभाव होता है और वो आपको उस राह पर धकेल सकती है जिस पर आप नहीं चल रहे होते हैं। मैं ऊंचे नैतिक मूल्य वाले लोगों को खोजता हूं जो सीखने को ज्यादा महत्व देते हैं, जैसा कि मैंने अपने गुरुओं से सीखने का प्रयास किया। मेरे बहुत से गुरु ज्ञान के मामले में आला दर्जे के सलाहकार माने जाते हैं। अगर आप अच्छा इनपुट चाहते हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ के पास जाना ही होगा। कारोबार के सिलसिले में तमाम बैठकों और तमाम मुद्दों को बेहद गंभीरता और आला दर्जे की नफासत के साथ ठीक करने की काबिलियत के बाद मैंने स्वर्गीय फ्रेड स्मिथ से मुझे अपना शिष्य बना लेने को कहा था। अगर आप किसी से कहते हैं कि वो आपका गुरु बन जाए और अगर वे उस लायक नहीं है तो उन्हें आपको स्पष्ट बता देना चाहिए। आपके प्रस्ताव से वे सम्मानित महसूस करेंगे कि आपने उन्हें एक अवसर दिया और ज्यादातर मामलों में वे आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की उचित सलाह देंगे। एक छोटे बच्चे के तौर पर विक्टर सेरेब्राकॉफ
को उनके एक शिक्षक से गलत सलाह मिल गई थी, जिसमें उनके जीवन पर बेहद गहरा असर डाला था। विक्टर जब 15 साल के थे, तब उनके शिक्षक ने उनसे कहा था कि वे शायद स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। विक्टर को सलाह दी गई कि वे स्कूल छोड़ दें तथा कुछ और काम सीखें। विक्टर ने शिक्षक की बात पर विश्वास कर लिया और अगले 17 साल तक छोटे-मोटे काम करते हुए इधर-उधर भटकते रहे और खुद को शिक्षक की सलाह पर मुड़ समझ बैठे। विक्टर जब अपने जीवन के तीसरे दशक की शुरुआती अवस्था में थे, तब आईक्यू टेस्ट में वे बैठे और उसमें वह परिणाम निकलकर सामने आया कि मूर्ख नहीं थे। असल में उनका आईक्यू स्तर 161 था। तत्काल प्रभाव से वे खुद को जीनियस समझने और वैसा ही बर्ताव करने लगे और आगे चलकर वे लेखक बने। उन्होंने अपने नाम से तमाम पेटेंट करवाए और कारोबार में भी सफल साबित हुए। आगे चलकर वे एक संगठन मेंसा 140 से ऊपर के आईक्यू लेखन वाले लोगों के लिए कि अगुआ भी बने। इस कहानी का सार यह है, कुछ गलत सलाह ने विक्टर को उनके जीवन की कीमती 17 साल पीछे किए रखा। अच्छी सलाह बिल्कुल इसके विपरीत प्रभावी रखती है। मैं अक्सर पीसी मेरेल की कहानी का जिक्र करता हूँ, किस तरह से उनकी 2 अच्छी सलाह से मेरी जिंदगी बदल गई। वे बताते थे कि मैं एक चैंपियन बन सकता हूँ अगर मैं नियमित हो जाऊं और खुद पर यह भरोसा कर लूं कि मैं अपने लक्ष्य निश्चित हासिल कर सकता हूं। उनकी ही सलाह का असर है कि मैं उस राह पर बढ़ता गया और हर वो काम करता गया जो मैंने कहा था या करने की सोच रखा था। ऐसे ही तमाम लोग थे जिन्होंने जिंदगी बदल डालने वाली सलाह दी थी। एक तथ्य है कि मैंने अपने ऑफिस में उन सब की तस्वीरें टांग रखी थी और उस दीवार को मैं वॉल ऑफ ग्रेटिट्यूड कहता था। उस दीवार पर चिपके हर शख्स ने मुझे बेहद कीमती सलाह दी और मैंने इसे स्वीकार किया और खुद को आध्यात्मिक, भौतिक, पारिवारिक और कारोबारी जीवन में आगे बढ़ने में मददगार पाया। ऐसा ना सोचिए कि जितनी भी सलाह मैंने पाई वे सब सटीक थे। मैं ये स्वीकार करना चाहता हूँ, मुझे बहुत सी गलत सलाह भी दी गई और उनमें से कुछ को मैंने आजमाया भी और परिणाम संतोषजनक नहीं मिले। मेरे पास अच्छी और बुरी दोनों तरह की सलाह थी और वर्षों के अपने अनुभव के आधार पर मैं जान गया था कि उसमें क्या अंतर है। मैं उन लोगों को भी पहचान गया था जिन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी। अक्सर मैं उन्हें अपना गुरु या उन दिनों के कोच का कर पुकारता था और मैं बताता हूँ कि ऐसा आप कैसे करें। मेरा अपना अनुभव है कि अच्छे गुरु में 7 सशक्त गुण होते हैं और अब जब भी आप किसी से सलाह लें, ये सुनिश्चित कर लीजिए कि उनमें ये भी गुण मिल रहे हैं या नहीं। अच्छे निजी कोच के 7 गुण। पहला, उनका चरित्र अच्छा होता है। अच्छी सलाह एक अच्छे फल के टुकड़े की तरह होता है। निजी तौर पर मुझे बुखारा पसंद है। एक अच्छी तरह पका हुआ जूस से भरे बुखारे के बारे में सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन अगर बुखारा खाने के क्रम में उसमें कीड़े नजर आ जाएं या कोई सड़ा हुआ हिस्सा दिख जाए तो उससे पूरा नजरिया ही बदल जाता है। सलाह भी कुछ इसी तरह काम करती है। अगर कोचिंग देने वाले व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तो उनकी दी सलाह का शानदार अनुभव दिखता है। अगर उनका चरित्र अच्छा नहीं है तो उनका सलाह का अनुभव बेहद बुरा हो जाता है। चरित्र किसी भी व्यक्ति की कुल जोड़ होता है और ये उस व्यक्ति की आदतों का परिणाम होता है जो वो रोजाना के आधार पर बनाता जाता है। उसके चरित्र से उसकी ईमानदारी, उन पर निर्भरता और यह भी जाहिर होता है कि वे विश्वसनीय है या नहीं। अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति अपनी जुबान की महत्ता जानता है और वो दूसरों का भला चाहता है। वे आत्म केंद्रित या अपनी ही भलाई के बारे में नहीं सोचते रहते। आप समझ सकते हैं कि खराब चरित्र वाले व्यक्ति से सलाह लेना हमेशा संशय से भरा होता है। मैंने हमेशा कहा है कि आपकी क्षमता हमेशा आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन यह चरित्र ही है जो आपको वहां लंबे समय तक टिका कर रख सकता है। अच्छा चरित्र किसी भी व्यक्ति पर भरोसा और विश्वसनीयता बढ़ा देता है। वैसे लोगों को आप अपने सलाहकार के रूप में जरूर रखना चाहेंगे। स्वर्गीय जेपी मॉर्गन में से एक बार पूछा गया कि वे किसे श्रेष्ठ बैंक कोलेटरल मानते हैं, तो बिना झिझके उन्होंने जवाब दिया, चरित्र को। विलियम लेक ने इसे कुछ इस तरह रखा, अनुभव हमें जो सबसे महत्वपूर्ण सीख देता है उसका लबलवाब यह है कि सफलता चरित्र पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है, यहाँ तक कि बुद्धि की तीक्ष्णता और किस्मत से भी ज्यादा। इसलिए जब भी किसी अच्छे कोच की तलाश करें, पहले उसका चरित्र जांचें। दूसरा, सफलता का उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ऐसे किसी व्यक्ति से सलाह लेना जिनका सफलता को लेकर कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना हो और वो एक खराब रणनीतिक मानी जाएगी।
आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप उन सकारात्मक पहलुओं को लेकर कोचिंग चाहते हैं जो आपको सफल बना सके, तो ऐसे लोगों की सलाह लेना पसंद करें जो सफल हुए हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे जीतें, तो उन लोगों से बात करें जो उस क्षेत्र में विजेता बनकर उभरे हों। मैं जानता हूं कि यह स्वाभाविक है, लेकिन कभी-कभी किसी व्यक्ति के बारे में यह तय करना कि उनकी सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड पता कर पाना जरा पेचीदा हो जाता है। जो लोग सफल होते हैं वे इतनी आसानी से अपनी चीजें साझा नहीं करते। आप उनकी सफलता के बारे में दूसरों से ही ज्यादा सुन पाएंगे और आप देखेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा उनके जीवन और उनके हालात से ही सीखने का मौका मिलेगा। इसका यह मतलब है आपको सलाह लेने से पहले उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से जानना और समझना होता है। इतने वर्षों में हमने यह समझ लिया है कि नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोगों के रेज्यूम को पूरी तरह जांचना कितना महत्वपूर्ण है, और जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का भी जिक्र कर रहे हैं उसकी सत्यता के परख कितनी जरूरी है। मैं देखकर दंग रह जाता हूं कि लोगों ने कितनी ढेर सारी नौकरियां बदलने का जिक्र अपने आवेदन में कर रखा होता है, और ऐसे लोगों के चमकते व्यक्तित्व की सतता को लेकर आपको शक हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि आप कुछ नकारात्मक पा जाएं। ऐसा बहुत संभव है कि एक झटके में या पहली नजर में ही कोई उपयुक्त लगने लगे जो आपको सामने खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करे और आप उसे चुन भी लें, लेकिन बाद में पता चले कि वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। सबूत को खुद ही बोलने दें। अगर आप किसी से सलाह लेने की सोच रहे हैं या किसी के साथ काम करना चाहते हैं और आपने सीखा कि वे अपने प्रति ईमानदार नहीं है, तो कृपया उसे समझिए कि चरित्र का दोष है जिसे आप किसी भी सूरत में या कभी भी बदल नहीं सकेंगे। मूल बात यह है, ऐसे लोग जो अपने बारे में कहते हैं उससे आगे के बारे में सोचिए। फेसबुक इस ठोस वास्तविकता को बहुत सारे लोगों के सामने पहले ही ला चुका है। 20 साल के एक लड़के द्वारा हंसी मजाक और तुच्छ तौर पर अपलोड किया गया निजी व्यवहार एवं फोटोग्राफी उसे जॉब का अवसर गंवाने की श्रेणी में शामिल कर देता है। चतुर नियोक्ता ऐसे आवेदकों की प्रोफाइल फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया टूल्स का सहारा लेकर जांचते हैं और उसके बाद ही उन्हें नियुक्त करने या ना करने का निर्णय लेते हैं। तीसरा, वे अच्छे श्रोता होते हैं। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह अकारण नहीं दिया है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपका मुंह चलता रहता है तो आप कोई चीज सीख नहीं सकते हैं। यह सुनने में अटपटा लग सकता है कि यह वह व्यक्ति बोल रहा है जो 250 शब्द 1 मिनट में बोल सकता है और दावा कर सकता है 400 का, लेकिन यह सत्य है। अगर एक चीज नहीं जानते होंगे कि मैं बहुत अच्छा श्रोता हूं और सुनकर मैंने जो चीजें इकट्ठा की है वही मेरे लिए कारतूस का काम करती हैं। जब मैं वक्ता के रूप में सामने आता हूं, मैं वाकई स्मार्ट लोगों की सुनना पसंद करता हूं और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताता हूं। मैं हमेशा एक नोटपैड व कलम साथ रखता हूं और अच्छी जानकारी मिलते ही उसे तुरंत दर्ज कर लेता हूं। यह बेहद जरूरी है कि आपके सलाहकार या कोच बहुत अच्छे श्रोता भी हों। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, बात करना यानी साझा करना, लेकिन सुनना यानी ध्यान रखना होता है। आप चाहेंगे कि आपके सलाहकार वाकई आपका और आपकी सफलता का ख्याल रखने वाला हो। यह जरूरी है कि वे अच्छे श्रोता हों और इस तरीके से ही वे जान सकेंगे कि आपको किस चीज की जरूरत है और वह कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। एक अच्छा कोच वास्तव में प्रोत्साहन प्रदान करने वाला होता है और एक अच्छा प्रोत्साहक होने के लिए आपको अच्छा श्रोता होना भी जरूरी है। एक अच्छे श्रोता की पहचान करना भी काफी आसान होता है। वे आंखों में आंखें डालकर आपसे बात करते हैं और उनके चेहरे का हाव यह दर्शाता है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वे उसे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वे अपनी आंखें इधर उधर नहीं घुमाते या आपकी बात सुनते समय कहीं और नहीं देख रहे होते हैं। ना तो वे फोन पर किसी को संदेश भेज रहे होते हैं और ना ही आपने ईमेल का जवाब दे रहे होते हैं। अगर उनका फोन बजता भी है तो गंभीर वार्तालाप के दौरान वे फोन कॉल को दरकिनार भी कर देते हैं। अच्छे श्रोता दूसरों से सीखने में दिलचस्पी रखते हैं और वे जानते हैं कि उस प्रक्रिया में पहला कदम यही है कि अपना मुंह बंद रखा जाए और कानों को खोला जाए। चौथा, निर्णय लेने में माहिर होते हैं। मैं इस बात को लेकर बेहद चकित हूं कि निर्णय लेने को लेकर बहुत कम विचार क्यों किया जाता है। फैसले कैसे लिए जाते हैं, फैसले क्यों लिए जाते हैं और फैसले लेने को कब सामान्य घटना माना जा सकता है। कुछ फैसलों को लेकर लोग गंभीरता से सोचते हैं और उनमें अपेक्षा भी ऐसी की जाती है, जबकि मामला शादी का हो, बच्चा पैदा करने का हो या कोई जॉब ऑफर का विचार करने का हो, जिसमें परिवार के 100
मील से ज़्यादा दूर जाने की शर्त हो। लेकिन लोग निर्णय लेने की असल प्रक्रिया पर बहुत कम विचार करते हैं और वे उस आधार पर भी कम ही सोचते हैं जिन पर अच्छे फैसले लिए जाते हैं। लगातार अच्छा निर्णय लेने की कला सीखने में वक्त लगता है, क्योंकि फैसले में एक नियमित निश्चित मात्रा में दिमाग लगता है। यही कारण है कि एक अच्छा फैसला आपको एक सलाह भी देता है जिस पर आप भरोसा कर सकें। बड़े सलाहकारों और कोचों ने लगातार अच्छे निर्णय लिए होते हैं और अच्छे विकल्प चुने होते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी में उन्होंने बुद्धिमत्ता की अच्छी मात्रा एकत्र की होती है। आप कैसे बुद्धिमत्ता हासिल करेंगे और फैसले लेने की प्रक्रिया में कैसे यह काम करता है। ज्ञान और उसे कहीं प्रयोग करने की कला को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर बुद्धिमत्ता हासिल की जाती है। जिंदगी में रोज की घटनाओं में किसी न किसी रूप में निर्णय लिया ही जाता है और इन विकल्पों के आधार पर हमारे जीवन के तमाम परिणाम निर्भर करते हैं। सच्ची और दूरस्थ सूचना ही वो ज्ञान का प्रकार है जो बुद्धिमानी पैदा करता है। जो सूचना झूठी होती है वह विश्वसनीय ज्ञान नहीं होती, और चूंकि वो झूठा होता है अतः वो बुद्धिमानी नहीं है। ढेर सारे लोग गलत जानकारी हासिल कर लेते हैं और उसे सच मान बैठते हैं और उस सूचना के परिणाम स्वरूप खराब निर्णय लेने लगते हैं। जो लोग सही फैसले लेते हैं उनमें सूचनाओं को परखने की क्षमता भी होती है और वे विभिन्न स्तरों पर उसकी सत्यता जांच लेते हैं तथा गलत जानकारियों को दरकिनार कर देते हैं। यह क्षमता ही उनके अच्छे फैसले लेने की कला में इजाफा करती है। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप अपना कोच या सलाहकार बना सकते हैं। जो लोग अच्छे फैसले करने वाले होते हैं वे आपके अंदर भी वो क्षमता विकसित करते हैं कि आप भी पड़ताल के माध्यम से गुणवत्ता विहीन जानकारियों को पकड़कर खारिज कर सकें। जब आप वो क्षमता विकसित कर लेते हैं तब आप भी अच्छे फैसले लेने वाले बन जाते हैं। पांचवा, वे सच बोलते हैं भले ही कड़वा हो। एक अच्छा कोच आप तब तक सही जानकारी पहुंचाने को लेकर संजीदा होता है और वो इस बात की चिंता नहीं करता कि सच्ची बात से आपको चोट पहुंचेगी या आप दुखी हो जाएंगे। अंततः आप सलाह इस उद्देश्य से नहीं लेते कि आपको शुभकामना या प्रशंसा ही मिलेगी। एक अच्छा सलाहकार खुद के तथा दूसरों के प्रति भी ईमानदार होना चाहिए। मेरे जीवन में शामिल तमाम महान सलाहकारों में से एक मेरी माँ भी थी और उन्होंने सच्चाई बयां करते हुए मुझे तमाम मजबूत बिंदुओं पर बिल्कुल अलग राय दी। उन्होंने मुझे सटीक एकजुटता, विश्वास, कठिन परिश्रम, जिम्मेदारी, प्रेम और वचनबद्धता की महत्ता से वाकिफ कराया। वे वास्तव में मेरी पहली और महानतम आदर्श हैं। उन्होंने ढेर सारी ऐसी बातें कही जो मेरे जिंदगी को दिशा देने वाले साबित हुए और वे आगे के लिए भी मेरे दिमाग में बिल्कुल ताजा बने हुए हैं। जो ही मैं उन्हें दोहराता हूँ मेरे दिमाग में मेरी माँ की आवाज गूंजने लगती है। सच्चाई बयां करने को लेकर उनका कही बात आज भी कानों में गूंजती है। सच कहो और कभी भी कहो, चाहे उसका जो भी अंजाम हो। जो गलत करता है उसे छिपाने की जरूरत पड़ती है, वो गलत चीजें करता है। तब मामा ने उनके हाथ पर चाटा लगाते हुए अपना हाथ टेबल पर रख लिया और कहा, अगर किसी व्यक्ति ने भाप लिया कि आपको शब्द अच्छे नहीं आए तो वो ये भी जान जाएगा कि आप भी बेहतर नहीं हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी जिंदगी और कारोबार में किस तरह के सलाहकार की जरूरत है। छठा, वे अच्छा निजी संबंध रखते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में अगर कुछ कहना हो तो उसके संबंधों की गुणवत्ता और उनके साथ उनकी सहजता पर एक बार नजर डालनी चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसके अपने परिवार के सदस्यों से अच्छे संबंध होते हैं और उनके दोस्तों के साथ रिश्ते बरसों पुराने हो चुके होते हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो काफी सारी चीजें सही तरीके से कर रहे हैं। अच्छे सलाहकार आप में जानकारी और समय का निवेश करने में नहीं हिचकेंगे, क्योंकि उनकी भी यही मनोदशा होती है और उन्होंने भी अपने संबंधों को देखभाल और दूसरों की मदद करके अपने संबंधों की नींव तैयार की होती है। दुर्भाग्य से अच्छे सलाहकारों की उपलब्धता अब अत्यधिक सीमित होती जा रही है। अगर बीते कुछ वर्षों से हम तुलना करें तो पिछले 30 वर्षों में अच्छे संबंध रखने की क्षमता दिनों दिन नाटकीय रूप से घटती बीती ही दिखी है। आधुनिक अमेरिकी समाज कठोर और आत्म केंद्रित हो चला है। इसकी फिलॉसफी कुछ ऐसी हो चुकी है, हुर्रे मेरे लिए, धात मेरे तेरे लिए, मैं तो इसे अपने ही तरीके से करूंगा, मैं अपने दम पर जीतूंगा, मेरी नज़र नंबर 1 पर है और मैं इसे हासिल करने जा रहा हूँ। ये फिलॉसफी किसी भी इंसान की सटीक तरीके से बदकिस्मती जाहिर करती है। मैं निजी तौर पर किसी भी आत्म केंद्रित लेकिन खुश इंसान से आज तक नहीं मिला
और मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप भी नहीं मिले होंगे और ना मिल सकेंगे। दुर्भाग्य ही एक ऐसी चीज है कि उन लोगों से के हिस्से बनती है जो हर किसी से कटे हुए रहते हैं। जोड़ तोड़ और भड़काने वाले लोग अपने जरूरतों को दरकिनार करते हैं और खुद को हमेशा तरजीह देते हैं और इस तरह अकेले हो जाते हैं। जिन लोगों को संबंधों को सहेजने में परेशानी होती है वे अपना ज्यादातर समय अकेले ही बिताते हैं और सामान्य अकेले तथा दुर्भाग्यशाली लोग कहलाते हैं। अगर आप बदकिस्मत और आत्म केंद्रित है तो आपको सलाहकार की जरूरत नहीं है। उन लोगों को देखिए जिनके अच्छे संबंध हैं, क्योंकि वे दूसरों का ख्याल रखते हैं और वे आपका भी ख्याल रख सकते हैं। 7वां, वे दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हैं। आप किसी ऐसे इंसान से सलाह क्यों लेना चाहेंगे जो आपको विफल होता देखकर आनंद महसूस करता है? वे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बस चले तो वे मानवता पर ही टैक्स लगा दें। माने या ना माने, ऐसे लोगों की बड़ी भारी संख्या है जो दूसरों की विफलता में अपनी संतुष्टि देख पाते हैं और वे सक्रिय तरीके से दूसरों की विफल साबित करने का प्रयास करते हैं। मैंने अपनी छोटी बेटी जूली के बारे में पूर्व में लिखा था। मैं जो अपने पति जिम से लगभग अलग होने ही वाली थी। जितनी भी महिलाओं को वो जानती थी उनमें से केवल एक ने कड़ी मेहनत करके पति पत्नी को अलग होने से रोका था और उसकी शादी बचाई थी। बाकी सब ने उसे सलाह दी थी कि वो पति के बिना ही आगे बढ़े और अपनी जिंदगी नए तरीके से जिए। किस्मत से जूली ने अपना उस खास दोस्त की सलाह मानी जिसने उसे शादी बचाने के लिए प्रोत्साहित किया था और वर्ष 2011 में जूली व जिम अपनी शादी की 28वीं सालगिरह का जश्न मनाया। शादी बचाने की सफलता बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए भी आदर्श साबित हुई और उनके संबंधों की दरारों को भरने में मददगार साबित हुई। जब भी जूली और जिम ऐसे लोगों से मिलते जो तलाक के लिए प्रयास कर रहे होते थे तो वे उन्हें प्रोत्साहित करते और दंपतियों को सलाह देते कि इससे दूर ना भागे और रिश्तों में दिक्कत कहाँ है उसे मिल बैठकर सुलझा लें। वे दूसरों को भी इस दिशा में सफल होते देखना चाहते थे और उनके कठिन समय एवं समस्याओं से भरे पलों से उन्हें उबरता हुआ देखना चाहते थे। आप निश्चित रूप से SNIOP एक बार फिर ससेप्टेबल टू द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, यानी एक व्यक्ति जो दूसरों के नकारात्मक प्रभाव को लेकर सशंकित नहीं बनना चाहेंगे। ऐसे लोगों का सामना करें जो लोग आपको आपकी कल्पना और सपनों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते, बल्कि ये समझते हैं कि आप उन चीजों को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। यही वो नकारात्मक प्रभाव है जिससे वे ग्रसित रहते हैं। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाएं, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकते। इसके बजाय ऐसे लोगों से सलाह लें जो आपको सफलता के जश्न में खुद को शरीक कर सके। वे प्राकृतिक चीयर लीडर्स होते हैं और दूसरों को अच्छा करता देखकर उन्हें वास्तविक खुशी मिलती है। ये एक आदर्श स्थिति होगी अगर आपके सलाहकार और कोच ऊपर दिए गए मानदंडों पर खरा उतरें। यही कारण है कि जिम रॉन ने कहा था, हर शख्स के पास कम से कम 6 गुण तो होने ही चाहिए। उनके सर्वश्रेष्ठ गुणों को चुनिए और उन्हें अपने जीवन पर लागू करिए। इसी तरह दूसरों का विकास करिए और उन्हें भी सफल बनाने और विजेता का भाव भरने में अपनी भूमिका अदा करिए। आप जो चीज कभी नहीं करना चाहेंगे वो यह है कि ऐसे किसी शख्स की सलाह नहीं लेंगे जो पूर्व में बताए 7 मानदंडों पर खरा नहीं उतर रहा होगा। ऐसे लोगों से दूरी रहें जो आपके मन मुताबिक बातें करने के आदी हों। ऐसे लोगों से मिलें जो सच्चे तरीके से आपकी सोच आपसे साझा कर सके, फिर चाहे वो सलाह आपके कुछ नागवार ही क्यों ना लगे, क्योंकि आपको सफलता चाहिए तो लोगों ने पहले ही हासिल कर रखी होती है। सलाह लेने की इच्छा ताकि दूसरों की भी उसी तरह की मदद की जा सके जीवन की सबसे बड़ी काबिलियत है जिसे आप हासिल कर सकते हैं। कोई भी इंसान समस्त जानकारी या कौशल नहीं सीख सकता ताकि अपनी क्षमता को अधिकतम बना सके। हम सबको किसी न किसी रूप में लोगों की जरूरत होती है और उनकी सहायता लेनी पड़ती है। इस बात को मान लीजिए कि अगर आपने दूसरों को अपने साथ शामिल नहीं किया या दूसरे लोगों की मदद नहीं ली तो आप सोचने समझने को लेकर बहुत बुरी तरह दबाव में रहेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो मतलब किसी ने आपको चुना है और नियुक्त किया है। अगर आप कार चला रहे हैं तो संभवतः किसी ने आपको कार लोन देकर उसे फाइनेंस किया है। अगर आपने अपना मकान लिया है तो किसी ने आपको उस पर भी लोन दिया है। अगर आपके पास अच्छी पत्नी है यानी उन्होंने आपके साथ रहना और आपकी जीवनी संगनी बना स्वीकार किया है। हम सबको सहयोग और दूसरों से मदद चाहिए होती है
और अच्छी सलाह उसी सहयोग का एक हिस्सा है। अगर आप ये बनना चाहते हैं जो आपने तय किया है, तो अच्छे लोगों से अच्छी सलाह लें। जब आप इसे लगातार करने लगते हैं, तब आप जीतने के लिए तैयार होते हैं। अब शुरू होता है भाग 3, जिसका टाइटल है जीत की आस। अध्याय 9, जिसका टाइटल है जीत की आस। क्या आप कभी ये सोचकर हैरान हुए कि कुछ लोग लगातार जीतते रहते हैं और कुछ लोग लगातार हारते रहते हैं? तो उनमें अंतर किस तरह का होता है? कुछ लोग इसे इनकी प्रतिभा से जोड़कर देखते हैं, या जो नहीं है उनमें। कुछ लोग इसे उनकी योजना और तैयारी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अंतर इस बात का होता है कि वे अपने जीतने को क्षमता को लेकर कितने आश्वस्त हैं। इस बारे में और स्पष्ट करने के लिए, विजेता हमेशा जीतने की अपेक्षा करता है। वे जीत की अपेक्षा करते हैं और वे सफलता की उम्मीद करते हैं। जीत की आस कुछ ऐसा नहीं है कि आप जीतने की सोचें और जीत आपकी झोली में आ जाएगी। हालांकि ये भी जरूरी है। जीत की आशा करना एक अधिकार है जो हासिल करना पड़ता है, और अधिकार हासिल करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। ऐसे लोगों के बीच में काफी अंतर होता है जो बड़ी चीजें करते हैं और जो नहीं कर पाते। जो लोग बड़ी चीज हासिल करते हैं, वे रोज अपने उद्देश्य को दिशा में थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहते हैं और उस दिशा में काम करते रहते हैं। आपने देख योजना, तैयारी और उम्मीद तीनों साथ मिलकर काम करते हैं, तब जाकर विजयी परिणाम मिलता है। उम्मीद अंत नहीं है। सरल रूप से यह जीत के लिए जरूरी तीसरा हिस्सा है, और ये कुछ ऐसा है जिसे आपको निश्चित रूप से करना है और लगातार सुधार करते जाना है। योजना बनाना रोक दें, तैयारी करना रोक दें, तब भी आपका जीतना रुक जाएगा। बेहद सरल तरीके से कहे तो एक वेट लिफ्टर जो 6 महीने तक समुद्र के किनारे आराम करने की सोच ले, वे प्रतिस्पर्धा में नहीं उतर सकता और वैधानिक तरीके से जीतने की अपेक्षा नहीं कर सकता। नहीं, जीतने के लिए उन्हें योजना बनानी चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और एक्शन प्लान यानी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। उन्हें उस योजना पर काम करने की तैयारी में जुट जाना चाहिए और रोज अपने मांसपेशियों को कसरत से मजबूत बनाना चाहिए। इसके उपरांत ही वे वैधानिक तरीके से जीतने के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। एक अभिभावक के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक तरफ तो बच्चों के व्यवहार को अनदेखा करे, उन्हें अनुशासन ना सिखा पाए और जीतने पर उन्हें पुरस्कार भी ना दे, लेकिन उनमें अनुशासन में रहने की अपेक्षा जरूर करे या उनसे स्नेही और जिम्मेदार युवा की उम्मीद जरूर करे। बच्चों में नियमित रूप से निवेश करना चाहिए और उन्हें शिक्षा देकर उनकी जिंदगी के लिए उन्हें तैयार करना चाहिए और पग पग पर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। सफलता की अपेक्षा का अधिकार अर्जित करने के लिए जिस भी क्षेत्र में आप चाहें, आपके पास रोजाना किए जाने वाले काम की एक सूची होनी चाहिए, ताकि आप एक ईमानदार प्रयास करते हुए बेहद बेहतर योजना के साथ खुद को आगे बढ़ाने जारी रख सके और बीते कल की अपेक्षा और अच्छे तरीके से वर्तमान में काम कर सकें। अगर आप रोजाना योजना और तैयारी के लिए कीमत अदा करते हैं और सही प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ काम करते हैं, तो आप वैधानिक तरीके से अपने जीवन में वो सब कुछ पाने का अधिकार हासिल कर लेते हैं जो जिंदगी आपको मुहैया कराने वाली है। जीवन के 3 आयाम। हर इंसान के जीवन में 3 आयाम होते हैं जिनकी देखभाल जरूरी है और उन्हें लेकर दैनिक अनुशासन जरूरी है। अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपको भी सफलता की अपेक्षा करने का अधिकार हासिल हो, तो पहला आयाम है अध्यात्म, दूसरा आयाम है मानसिक और तीसरा आयाम है भौतिक। हर आयाम एक दूसरे से अलग है, लेकिन वे मिलकर एक पूर्ण इंसान बनाते हैं। अगर इनमें से कोई भी आयाम योजना बनाने और योजना तैयार करने के दौरान दरकिनार किया गया, तो सफलता की उम्मीद का अधिकार भी सीमित हो जाएगा। आध्यात्मिक आयाम। आध्यात्मिक आयाम आपके जीवन का सबसे जरूरी आयाम होता है, लेकिन इसे बड़ी सक्रियता से दरकिनार कर दिया जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति ही वो नियंत्रक कारक के रूप में काम करती है, जिसके बलबूते आप तय कर सकते हैं कि आप क्या बन पाएंगे या क्या हो सकेंगे। यह हमारी आत्माओं से निकलता है कि हमारा व्यवहार बाहर की तरफ अग्रसर होता है और आपका रवैया यह तय कर देता है कि आप जीवन में किस ऊंचाई तक पहुंचेंगे। आपकी आध्यात्मिक गहराई ये तय कर देती है कि आपकी सफलता की ऊंचाई कितनी होगी। कैसे मैं जानूंगा कि यह सत्य है? अपनी आध्यात्मिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने से पूर्व मैं टूटा हुआ था और कर्ज में डूबा हुआ था। मेरी जिंदगी में सफलता बेहद कम समय के लिए आती थी, लेकिन मैं उसे बरकरार नहीं रख पाता था और उसे कुछ गंभीर चीज नहीं बना पाता था।
जब मैंने अपने आध्यात्मिक जरूरतों खोज निकाली और उन पर गंभीरता से भरोसा करने लगा तो हर चीज बदलने लगी। मेरा बतौर वक्ता कैरियर आगे बढ़ने लगा और मेरे जीवन में हर चीज गहरी तथा अधिक उद्देश्यपरक होने लगी। आपकी आध्यात्मिकता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? असल में इसका जवाब बेहद सरल है। आप अपने आत्यंतिक गहराई के किसी कोने में आध्यात्मिक जीव हैं और अपनी मशीन को संचालित करने के लिए खास दिशा निर्देश मिले हुए हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि इंसान जानवरों से कुछ ज्यादा अक्लमंद होते हैं, लेकिन आसपास के तथ्यों को देखते हुए और मनुष्य के ट्रैक रिकॉर्ड पर गौर करते हुए ऐसा मानना बहुत तार्किक नहीं लगता। इंसान और जानवरों के बीच एक अंतर बहुत व्यापक है। जानवर केवल दो चीजों से प्रेरित और संचालित होते हैं, उत्तरजीविता और उत्पादन। इंसानों ने इन मॉडल को तोड़ा क्योंकि हमारा व्यवहार हमारी जरूरतों की मान्यता के आधार पर बदलता है। जिन चीजों को लेकर हमारी मान्यता है उसके आधार पर हमारी सोच तय होती है। हमारे विचार उन भावनाओं को विकसित करते हैं जो हमारी पसंद को प्रभावित करती है और हमारी पसंद ये तय करती है कि हम क्या करें और कैसे जिएं। इस लिहाज से लोग भरोसे जो भी हो वे विश्वास करते हैं के आधार पर प्राथमिक तौर पर आगे बढ़ते हैं और प्रेरित होते हैं। इंसानों में एक गहरी व आधारभूत जरूरत होती है और उम्मीद और स्नेह की। इंसान अपना पूरा जीवन खपा देता है अमूर्त विचारों और सिद्धांतों के लिए। इंसान अपना पूरा जीवन उन चीजों को सीखने में बिता देता है जो उसे खुश रख सके और उसे आंतरिक शांति व सुकून दिला सके। पशु इस तरह से व्यवहार ही नहीं कर सकते। यही अमृत गुण और जरूरत इंसान को पशुओं के संसार से बाहर ले आती है और अस्तित्व का एक नया आयाम उपलब्ध कराती है। ये सब आध्यात्मिक गुण है, ना कि जैविक लक्षण। यीशु के प्रवचन के दौरान उन्होंने इस विचार की पुष्टि की थी और कहा था कि हम मोक्ष पाने में भी सक्षम हैं। एक जैविक जीव हमेशा जीवित नहीं रह सकता। समस्त जैविक प्राणियों को मरना ही है क्योंकि भौतिक शरीर एक समय के बाद जर्जर हो जाता है और नष्ट हो जाता है। इंसान का केवल आध्यात्मिक हिस्सा ही कुछ हद तक सक्षम है जो भौतिक शरीर की मृत्यु के उपरांत छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अगर आप मानते हैं कि आप एक आध्यात्मिक प्राणी हैं और पशुओं से अलग हैं, तब यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आप अपने आध्यात्मिक आयामों को और खोलें और अपने आध्यात्मिक टूल्स को उस तरह से संचालित करें जिस तरह से तरीका बना हुआ है। यह महज आधारभूत सामान्य ज्ञान ही प्रयोग होता है। जब आप नई कार खरीदते हैं तब आपको उसके साथ मार्गदर्शन करने वाली एक पुस्तिका भी दी जाती है जिसमें कार का ख्याल रखने के विषय में काफी सारी बातें लिखी होती हैं। उसका पालन करके आप अपनी कार की उच्च स्तर की देखभाल कर सकते हैं और उसमें यह भी बताया गया होता है कि अगर उसमें कुछ टूट फूट हो जाए तब क्या करें। जब आप उसकी देखरेख का शेड्यूल याद रखते हैं तो आपको कार सहज और प्रभावी तरीके से बरसों तक चलती है। कुछ इसी तरह हमें भी समझने की जरूरत है कि हमें कैसे अपने आध्यात्मिक संसाधन का ख्याल रखना है, क्योंकि हमारा अध्यात्म हमारे अस्तित्व का केंद्रीय हिस्सा होता है। ये आसानी से देखा जा सकता है कि एक बेहद अच्छे तरीके से संभाला गया आध्यात्मिक जीवन हर तरह से परिपूर्ण व बेहतर जीवन सुचारू करता है। आस्था आप पशु की तरह जीते और सोचते रह जाएंगे। मानसिक आयाम। इंसानी दिमाग एक शानदार व हैरत अंगेज मशीन है, लेकिन इसका भी अच्छी तरह ख्याल रखना होता है और ढेर सारा ध्यान देना होता है। सच्चाई यही है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको अपने मन में चलने वाली चीजें बदलनी होंगी। दूसरे शब्दों में, अगर आप विजेता बनना चाहते हैं तो विजेता की तरह सोचना भी शुरू करना होगा। हमारी मानसिक क्षमताएं हम सबके दिमागों में संग्रहित होती हैं और अगर आप अपने दिमाग को मांसपेशियों की तरह सोचते हैं तो आप नियमित कसरत की महत्ता समझते होंगे जिससे कि इसे बेहतरीन तरीके से रखा जा सके। दिमाग की बेहतरीन कसरत यह है कि इसे सोचने वाला काम दिया जाए। सोचने से ऐसी आवाज निकलेगी जो बेहद आसान होगी, लेकिन मैं जिस तरह की सोच की बात कर रहा हूं उसमें प्रयास की जरूरत होती है। आइए फिर चलते हैं मांसपेशियों सिद्धांत की तरफ और मेरा विश्वास है आप पूरी तरह यह बात समझ जाएंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप कसरत करने के लिए जिम जाते हैं तो एक अच्छा ट्रेनर आपको बताता है कि आपका कसरत करने का एक तय कार्यक्रम बनना चाहिए, जैसे कि आप कार्डियोवैस्कुलर हृदय एवं फेफड़े सिस्टम और मांसपेशियों की मजबूती पा सकें। कार्डियोवैस्कुलर में सुधार आपकी हृदय गति को लंबे अंतराल के लिए बढ़ाकर हासिल किया जा सकता है।
हर दिन ये लक्ष्य थोड़ा थोड़ा बढ़ाने के लिए ट्रेडमिल या सीढ़ी चढ़ने जैसे मशीन का पर कसरत करते हुए लंबा वक्त गुजार कर हासिल किया जा सकता है। आप 10 मिनट के रूटीन से शुरुआत कर सकते हैं ताकि थकान से बच सकें, लेकिन धीरे धीरे आप आधे घंटे या 1 घंटे की भी कसरत कर सकते हैं और अपने गति भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपने पहले कभी कार्डियो से संबंधित कसरत की हो तो आप ये जानते भी होंगे कि जब आप थकान के स्तर पर पहुंचते हैं तो कसरत को आगे जारी रख पाना कठिन होता जाता है। लेकिन जब आप कष्ट में भी अपने आप को खींचते हैं तो आप हमेशा अपनी क्षमता के उच्चतम स्तर को हासिल कर ले जाते हैं। मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी थोड़ा दर्द और थकान जरूर होती है, क्योंकि मांसपेशियों के टिश्यू तभी मजबूत बनते हैं जब उन पर लगातार भारी वजन का दबाव पड़े। मांसपेशियों की मजबूती के संबंध में एक दिलचस्प बात यह है, जब आप कसरत करते हैं तो आपको कहीं से भी चोट नहीं पहुंचती। दर्द होना कसरत का असर होता है, क्योंकि कसरत करने और नई मांसपेशियों को बनाने के क्रम में आपकी पुरानी मांसपेशियां वास्तव में थोड़ी टूटती हैं। इस मामले में एक कहावत चरितार्थ होती है, बिना दर्द फायदा नहीं मिलता। आपके दिमाग की मांसपेशियों की कसरत भी कुछ उसी तरह काम करती है जैसे कि आपका रोजाना की शारीरिक कसरत। दिमाग की कसरत के लिए उस पर सोचने का दबाव डालकर किया जाता है और इस क्रम में वो भी असहज महसूस करता है। दिमाग की कसरत और उसे सोचने की चुनौती, ये दो चीजें आपको रोज करनी चाहिए, बशर्ते आप सफल होना चाहते हो। पहली बात तो यह है कि अपने दिमाग को आप नई नई जानकारियां मुहैया कराएं। नई जानकारी सुनने और गौर करने से मिलती है, पढ़ने से भी नई जानकारी मिलती है। इसलिए दिमागी कसरत का पहला कदम यही है, हर दिन थोड़ा समय अच्छी चीजों का अध्ययन करके या अपने से ज्यादा जानकार लोगों की अच्छी बातों को सुनकर नई जानकारी हासिल करें। यही कारण है कि नई जानकारी के लिए ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी चलते फिरते ऑडियो सुनना एक प्रभावी तरीका है। दिमागी कसरत का दूसरा उद्देश्य यह है कि समस्त प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण और उनका अपने जीवन में प्रयोग करना। ऐसा तब होता है जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आपने सीखा होता है, और उन जानकारियों के आधार पर आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को मजबूर होते हैं और नए एक्शन लेते हैं जो आपके जीवन में अंतर पैदा करते हैं। क्योंकि आज के दौर में सूचना हमारी उंगलियों पर आ टिकी है। ढेर सारे लोग सूचनाओं को अधिकता के बोझ से दबे हुए हैं। उनके पास ढेर सारी जानकारी होती है जिसका कि वे शायद ही कभी इस्तेमाल कर पाते हो, और वे काफी कम वक्त अपनी सोच की प्रतिक्रिया पर दे पाते हैं और उनका इस्तेमाल अपने जीवन स्तर के सुधार में शायद ही कर पाते हो। इस वजह से हमें अपने दिमाग की कसरत के लिए दूसरा कदम भी उठाना होता है। कुछ समय के लिए एकदम शांत चित्त होकर एकांत में चिंतन मनन और ध्यान के लिए भी देना होता है। इसी शांत समय के दौरान आप नए व रचनात्मक विचारों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर अपने सामने पेश आने वाले समस्याओं का हल पा सकते हैं। इस समय का सदुपयोग स्पष्ट रूप से अपने इच्छित परिणाम को देखने पर केंद्रित करें, जो अपने कारोबारी और निजी जीवन के समस्त क्षेत्रों से हासिल करना चाहते हैं। मेरे दोस्त और गुरु स्वर्गीय फ्रेड स्मिथ ने यह सोच मेरे दिमाग में डाल दी, रोजाना एकांत समय की जरूरत, और उसका परिणाम यह हुआ कि मैं अपने रोजाना के कार्यक्रम में जरूरी बदलाव ला सका। दिलचस्प रूप से ये मेरे रोजाना के कसरती कार्यक्रम में शामिल हो गया। बहुत सालों तक मैं अपने चिकित्सक मित्र डॉक्टर किरेत कपूर की सलाह पर दौड़ता, जॉगिंग करता और पैदल चलता था। फ्रेड स्मिथ ने दिए उस विचार कि रोज कुछ समय चिंतन और ध्यान रूपी दिमाग कसरत को भी देना चाहिए। से पहले मैं दौड़ने और पैदल चलने के दौरान कैसेट रिकॉर्डिंग सुनता था। फ्रेड के सुझाव के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं सुबह की कसरत के दौरान चिंतन मनन पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं बताऊं आपको कि जब एक बार ये क्रम शुरू हुआ तो मैंने उस दौरान सबसे ज्यादा रचनात्मक विचार पैदा होते और खुद को रोमांचित होता हुआ पाया। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप चिंतन मनन के लिए कौन सा समय चुनते हैं, लेकिन निश्चित रूप से एकांत में रहने और सोचने के लिए वक्त जरूर निकालें। एक सुबह हो सकता है, दिन के समय या देर रात में भी। आप चलते फिरते, बैठे हुए या लेटे हुए हो, एक निश्चित एजेंडा तय कर उस पर मंथन तो जरूर कर ही सकते हैं। उन प्रोजेक्ट या समस्याओं पर विचार करें जिन्हें लेकर आप जूझ रहे हैं, और खोजे की नई जानकारियां जो आपने ग्रहण की हैं, वे ऐसे हालात में लागू कर कैसे परेशानियों से उबरा जा सकता है। अपनी रचनात्मक वृद्धि देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आपकी उत्पादकता भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाएगी। भौतिक आयाम,
आपको ऐसा लग सकता है कि भौतिक आयाम का ज़्यादातर हिस्सा मैं इससे पहले आपसे दिमागी कसरत के बारे में बातें करते हुए साझा कर चुका हूँ, और वास्तव में मैंने ऐसा किया भी है। लेकिन यहाँ कुछ और भौतिक आयामों पर मेरा ध्यान केंद्रित होगा, जो कि महज कसरत से जरा हटकर होगा। जबकि दिमाग और आत्मा, जिससे कि इंसान बनता है, विलक्षण रचनाएं हैं। उन्हें काम करने के लिए एक जैविक कंटेनर की भी आवश्यकता होती है, जिसमें हर हम जीते हैं। हो सकता है कि आपके पास इस दुनिया का महानतम दिमाग हो और आप भावनात्मक रूप से भी तंदुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन भौतिक शरीर के प्रति लापरवाही से आप सफलता और प्रभाव के क्षेत्र में चूक सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर हैं वे सफल नहीं हैं। हजारों विकलांग लोग रोज विलक्षण चीजें कर रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। एशियन इंटरनेशनल उदाहरण के लिए विकलांग धावकों, नेत्रहीनों, बधिरों, क्वाड्रिप्लेगिक, गर्दन के नीचे पक्षाघात के शिकार लोगों और पैराप्लेजिक, निम्नांगों में पक्षाघात के शिकार लोगों के लिए विशेष प्रकार के यंत्र बनाकर उन्हें न्यूयॉर्क सिटी मैराथन और दुनिया भर में तमाम लंबी दूरी की स्पर्धाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाया। जिन लोगों ने एशियन इंटरनेशनल के मदद से भौतिक स्पर्धाओं को पूरा किया, उन्होंने उस क्षमता और साहस का परिचय दिया जो बहुत सारे लोग भी कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको अपने भौतिक यंत्रों को संभाल कर रखना चाहिए, और अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे और उसे स्वस्थ रखेंगे तो आप अपनी क्षमता को बढ़ाकर अपनी सफलता में चार चांद लगा सकेंगे। एक व्यक्ति जो अरबों डॉलर कमाए लेकिन अपना शरीर खराब कर ले तो उसे उसकी सफलता नहीं माना जाएगा। आपके लिए आपकी सेहत कितना महत्व रखती है। अगर आपके पास हमेशा अच्छा स्वास्थ्य रहा है तो ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने शायद सुना भी होगा कि हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपदा है। बहुत सारे लोगों ने संपदा इकट्ठी करने के लिए अपने स्वास्थ्य से समझौता कर लिया। ऐसा करने के बाद जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने खुशी खुशी अपनी संपत्ति फिर खर्च की ताकि कुछ बेहतर स्वस्थ महसूस कर पाए। जब हम युवा होते हैं और हष्ट-पुष्ट होते हैं, हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें कभी चोट नहीं लगेगी और हम किसी अन्य पेचीदा हालात में नहीं फंस सकते। जब बहुत सारे लोग सफलता को लेकर सोचते हैं तो वे पैसों के बारे में सोचते हैं और समझते हैं कि पैसों से वे कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, पैसे से आप एक बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छी नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप आनंद या खुशी नहीं खरीद सकते। पैसे से आप मकान नहीं खरीद सकते, लेकिन उसे घर नहीं बना सकते। उसी तरह पैसे से आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। लेकिन क्या अच्छा स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता में है? क्या आप किसी घायल व्यक्ति को जिसने हादसे में अपना पैर गंवा दिया हो और $1 अरब का इंश्योरेंस क्लेम पा गया हो, उससे घर को लेकर मोल भाव कर पाएंगे? अगर आपका उत्तर नहीं है तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि आपका स्वास्थ्य पैर से बढ़कर है। जब मैं युवा था, मेरा वजन 200 पाउंड से ज़्यादा था और मैं वाकई बेडौल था। मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आया जब मैं इस शर्मिंदगी में से उकता गया और वजन घटाने की ज़रूरत शिद्दत से महसूस करने लगा। वहीं से मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। हालांकि यह बेहद कठिन था और मैं अपनी जीवन शैली बदलूं क्योंकि मैं बिना मेहनत किए सुकून से रहता था। वर्ष 2010 में मैंने अपना 84वां जन्मदिन मनाया और फिर भी मैं सफ़र कर रहा था और बड़ी संख्या में श्रोताओं को संबोधित कर रहा था। मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी मुझे धोखा दे रही थी और मेरा शरीर भी कभी कभी मेरा साथ छोड़ देता था, लेकिन फिर भी मैं अपने ज़िंदगी के मज़े ले रहा था और जो करता था उसमें आनंद महसूस करता था। यद्यपि मैंने अब तक लंबा सफ़र और जन संवाद बंद कर दिया है, मैं अब भी बहुत सारी चीज़ें करने में खुद सक्षम हूँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपने खान पान और कसरत पर पिछले 40 वर्षों के दौरान बहुत ध्यान दिया। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया रोकी नहीं जा सकती है और किसी न किसी दिन हम सबको इस दुनिया से जाना ही है और आप में अपने निर्माता से मिलना है। लेकिन बूढ़े होते इंसान के लिए जीवन की गुणवत्ता सीधे सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि उसने युवावस्था में अपने शरीर को देखने किस तरह से की है। मैं संतुष्ट हूँ कि जीवन शैली से जुड़े फैसले मैंने अपने शुरुआती दशकों में ले लिए थे और उनका सुखद परिणाम मैं अब महसूस कर पा रहा था। क्या आपके रोजमर्रा के कार्यक्रम में अच्छा खान पान और वजन नियंत्रण की योजना शामिल है? क्या आप रोजाना कुछ देर के लिए शारीरिक कसरत करते हैं? अगर आप अपनी आत्मा और अपने दिमाग को सर्वोत्तम घर प्रदान करना चाहते हैं तो आप दोनों ही चीजें करेंगे।
मेरी विनती है आप से कि आज ही अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कीजिए, ताकि आप अपने शरीर पर ध्यान दे सके और जिसका वो हकदार है उस स्तर का ख्याल रखिए। जीतने की चाह का अधिकार, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने अपने जीवन की त्रिआयामी प्रकृति को समझ लिया है तो अपने निश्चित रूप से जीतने की चाह वाला अधिकार हासिल कर लिया है। अपने जीवन के आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक क्षेत्रों पर रोज ध्यान केंद्रित करने करके आप लंबे समय तक उसका लाभांश पाते रह सकते हैं। आप ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज दिखेंगे। आप में असीमित ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करने करेंगे और उन पर जीत हासिल करेंगे। इन सब के चलते रहने पर आपके लिए जीतने की चाह का अधिकार एक सामान्य सी चीज है। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको ये कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।